Good morning, students. Online students, good morning. Good morning. Morning, ma'am. Okay, so let's start our today's class. What we have completed on Saturday? Saturday हमने क्या complete किया था? Single parents, Yes. foster children, Yes. prisoner, Yes. Then mental health problem, and yes, individuals with mental health problems. Then older people, immigrants and refugees. immigrants and refugees. Okay, so let's do a quick revision of previous class. You have to tell me what comes under single parents, what we have, how do we have to care, what are the problems faced by single parents. Which problems single parents do face? Miss Neelam, you were trying to speak something, but you are not audible. You have not studied, everyone? आपने स्टडी नहीं किया था, लेक्चर खत्म होने के बाद रीड नहीं किया था? चलो बोलो. Child care, employment. Yes, they have stress related to child care, कि वो child की care कैसे करेंगे, उनका stress होगा, employment का problem होगा, फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना है, ये सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू एस्टेब्लिश अ कॉन्टेक्ट. एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्कर्स, ऐसे उनको कांटेक्ट करके देना है कि वो चाइल्ड केयर रिलेटेड सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सके, कि उनका बर्डन कम हो. फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट दे उनको, हेल्थ केयर उनका अच्छे से ध्यान रखे उनके चाइल्ड का, लाइक इम्यूनाइजेशन, और वो सब उनकी केयर करे. नेक्स्ट, चलो. दिस इज नॉट गुड थिंग. लेक्चर खत्म होने के बाद इट इज योर ड्यूटी कि आप एक बार रीड कर लो. मैं रिवीजन इसीलिए ही करवाती हूँ कि आपका सेकेंड टाइम रिवीजन हो. एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद आप रीड करोगे, नेक्स्ट डे वी आर डूइंग रिवीजन, तो आपको वो याद रह जाएगा, बट यू आर नॉट स्टडिंग. Opposite sex હોય તો explain કરવાનું નર્સે physical development જે changes આવે. यस, जो भी ऑपोजिट चाइल्ड होगा, अगर पेरेंट मेल है एंड चाइल्ड फीमेल है, तो उनको पता नहीं होगा कि व्हाट इज द सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ देयर चाइल्ड. सो एज अ नर्स हमें उनको समझाना होगा, सिखाना होगा कि दिस चेंजेस विल अकर. देन સિંગલ પેરેન્ટ્સ હોય તો સ્ટ્રેસ વધારે હોય તો ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવવાનું શું એનાથી. यस, नेगेटिव इफेक्ट्स हम सिखाएंगे कि क्या हो सकता है. एंड सिंगल पेरेंटिंग की वजह से उनको स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, सो वो एलिवेट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, वो सब हम टीचिंग देंगे. देन नेक्स्ट इज foster children. Foster children means foster children means ऑर्फन जिनसा रहता है. yes, kind of orphanage. ऐसे चाइल्ड जिनके पेरेंट्स या गार्डियंस कोई भी नहीं है उनकी केयर करने के लिए, तो ऐसे चाइल्ड फॉस्टर केयर में रहेंगे, फॉस्टर होम्स में रहेंगे. सो उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? मेंटल, बिहेवियरल, फिजिकल प्रॉब्लम्स. Yes, ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि उनकी बहुत सारी नीड्स ऐसी होती है कि दे वो अनमेट, उनकी पूरी नहीं होगी. बहुत सारे बच्चे होंगे, सो इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी सारी नीड पूरी नहीं होगी, एक बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा उतना ज्यादा. सो देयर विल बी प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड डेंटल हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी. और लेटर ऑन लाइफ में जब वो बड़े हो जाएंगे, तब उसके प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखेंगे. देन कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं फॉस्टर केयर में जिनको कॉम्प्लेक्स क्रोनिक हेल्थ कॉम्प्लेक्स एंड क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस होती है. सो जब भी आप ऐसे बच्चों की केयर कर रहे हो, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, हेल्थ कंसिडरेशंस क्या आपको ध्यान में रखनी है?
કોમ્યુનિટી રિસોર્સિસ પ્રોવાઈડ કરવાના, સોશિયલ વર્કર હોય તો એમને Yes, ફેસિલિટેટ કરવાના. yes. Next. Then medical increase equipment, the ability. Sorry. मेडिकली इक्विप होम આપવાના हाँ, આપવાનું जो भी फॉस्टर केयर होम है वो सारे मेडिकली इक्विप्ड होम्स होने चाहिए, उसमें सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड इन होम नर्सिंग केयर सब बच्चों को मिलनी चाहिए। जो भी बच्चे कॉम्प्लेक्स या क्रोनिक डिजीज वाले हैं उनको रेगुलरली नर्स की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो वहां पर ही एक नर्स होनी चाहिए कि जो उनको होम में ही नर्सिंग केयर दे सके। देन frequently health Frequent visits needed फ्रीक्वेंट हेल्थ विजिट्स कौन से बच्चों का करना है, कहाँ पर करोगे आप? जो फोस्टर अडॉप्ट करे है यस, अगर कोई बच्चा फॉस्टर केयर में भी जा रहा है तो भी आपको, अगर पहले उसके पास पेरेंट्स थे एंड नाउ द चाइल्ड बिकम ऑर्फन और ड्यू टू एनी रीजन वो फॉस्टर केयर में चला गया है, सो वो चाइल्ड की फॉस्टर केयर में अच्छे से केयर हो रही है या नहीं वो देखने के लिए भी आपको फ्रीक्वेंट हेल्थ विजिट करनी पड़ेगी। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर चाइल्ड ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम द फॉस्टर केयर, पहले टू कि फॉस्टर केयर में जा रहा था अब फॉस्टर केयर से बाहर निकल रहा है और किसी ने अडॉप्ट किया है, सो उसकी भी केयर अच्छे से हो रही है या नहीं वो आपको फ्रीक्वेंटली हेल्थ विजिट्स करने होंगे। देन हमने देखा था इंडिविजुअल्स विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनमें आप क्या क्या प्रॉब्लम होंगे उनमें? उनमें क्या प्रॉब्लम होंगे? साइड इफेक्ट ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिकेशन। हाँ, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं। देन પુઅર ડાયટ, લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ. यस, एक तो वो एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट उनका अच्छा नहीं है, और इलनेस भी है, डिप्रेशन और वैसे मेंटल इलनेस भी है, सो उसकी वजह से दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। સાયકોટ્રોપિક ડ્રગ્સ ના લીધે જે સાઇડ ઇફેક્ટ થાય વેટ ગેઇન Yes, weight gain. Then another effect. ઇન્ક્રીઝ એપેટાઇટ Yes, increased appetite, sedation, और ये सारी वजह से क्या होगा? ये डायबिटीज सारे साइड डायबिटीज इफेक्ट होकर क्या होगा? मेटाबॉलिक डायबिटीज हो सकता है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। व्हाट इज दैट? व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? એમાં હાર્ટ રિલેટેડ ઇશ્યુ થાય. No, not heart related. It is metabolic. એટલે મેટાબોલિક પ્રોસેસ એ થઈ જાય તો એ બધા પ્રોબ્લેમ થાય, હાઇપરટેન્શન થાય, હાર્ટમાં પ્રોબ્લેમ થાય. Yes, hypertension. यस, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा तो इट इज अ सिंड्रोम। सो ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगी। द पेशेंट विल एक्सपीरियंस हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। सो ये Stroke. सारी कंडीशन, सॉरी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में स्ट्रोक भी થઈ શકે ને? हाँ स्ट्रोक भी हो सकता है। यस, बिकॉज ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसकी वजह से स्ट्रोक भी होगा। सो ग्रुप ऑफ कंडीशंस मिलकर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स उसमें अराइज करेंगे वो पेशेंट में। देन नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, मेंटल हेल्थ इलनेस में सब्सटेंस अब्यूज वाले भी आ जाएंगे। सो वो लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज वाले लोग? अल्कोहल के ड्रग नो अब्यूज कर ओके, दे आर अब्यूजिंग, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज मेंटली अनहेल्थी। बट वो कंज्यूम करने की वजह से क्या होगा? રિસ્કી સેક્સ્યુઅલ સેક્સ્યુઅલ બિહેવિયર. બિહેવિયર रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स में वो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। उनके पास रिस्क क्या होगा? अगर ऐसे रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर करेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे, सो उससे क्या प्रॉब्लम्स होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएगी, दे आर नॉट अवेयर। सो दिस इज द मेन कंसर्न। और उसकी वजह से क्या होगा? रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स करेंगे ड्रग अब्यूज की वजह से, सो एसटीआई होने का, हाँ STI. यस, एसटीआई ज्यादा होगा। देन दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है उनमें? મેન્ટલ સેક્સ્યુઅલ હેલ્થ ડિસ્ફંક્શન તો મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ હશે. हाँ, जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वाले पेशेंट है वो मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से उनको लिबिडो हो रहा है। लिबिडो मीन्स
डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, यस, और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया है उनका। देन मेडिसिन की वजह से और क्या होता है? जेरोस्टोमिया, रिडक्शन इन सलाइवरी का। हाँ, जेरोस्ट्रोमिया मीन्स ड्राइनेस ऑफ माउथ। क्यों हुआ? बिकॉज वो मेडिसिन ले रहे थे, उसकी वजह से सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवरी फ्लो होना चाहिए वो कम हो गया। अगर ड्राई माउथ रहेगा तो पेशेंट को ओरल हाइजीन अच्छी नहीं रहेगी, ओरल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा, तो ओवरऑल उसकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं रहेगी। देन हेल्थ केयर कंसिडरेशंस आपको क्या ध्यान में रखना है? family and social support. Yes, social support and family support required for those patients. Then ગવર્મેન્ટના જે ઇન્સ્યોરન્સ હોય એ એક્સપાન્ડ કરવાનો જેની અંદર મેન્ટલ હેલ્થ કેર બી ઇન્ક્લુડ થઈ જાય. yes, it is already expanded. पहले क्या था? मेंटल हेल्थ की जो ट्रीटमेंट थी, रेगुलर ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस रिलेटेड, इलेक्ट्रोथेरापी और वो ईसीटी और वो सब अंदर इंक्लूडेड नहीं था. सो नाउ द गवर्नमेंटल इंश्योरेंस हैज ऑलरेडी एक्सपांडेड कि वो मेंटल हेल्थ भी केयर उसमें कवर कर रहे हैं. देन मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग रेगुलर करानी. हाँ, जो भी पर्सन जिसको रिस्क ज्यादा हो या एक बार भी उसको हिस्ट्री रह गई है डिप्रेशन की या कुछ भी, सो उसका रेगुलर स्क्रीनिंग करना चाहिए. सो हम पहले ही लाइक अर्ली स्टेज में ही हम उसको ट्रीट कर सके और फर्दर आगे ना बढ़ जाए, कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, हम उसको प्रिवेंट कर सके. ऐसे लोगों का आप असेसमेंट कैसे कर पाओगे? ऐसे लोगों का असेसमेंट आप इजीली कर पाओगे सिर्फ इफ द ओनली मेंटल पेशेंट इज विथ यू, तो आप उनका असेसमेंट कर पाओगे? डिफिकल्ट. इट इज सो डिफिकल्ट. वो आप पूछोगे क्या? आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा व्हेन यू वर स्टडीइंग इन थर्ड ईयर, तो आपकी जब मेंटल हेल्थ की पोस्टिंग थी, आपने मेंटल पेशेंट्स की हिस्ट्री ली होगी. वी वर यूज्ड टू डू सच एनालिसिस कि उनके वो ओरिएंटेड है या नहीं. सो आपने आपको पता होगा कि वो कैसे आंसर्स देते हैं. सो इट इज सो डिफिकल्ट टू असेस देम. देन ओल्डर एडल्ट्स में हमने क्या देखा था? ओल्डर एडल्ट्स का अब्यूज ज्यादा होता है. पर्टिकुलरली कौन सा बहुत कॉमन है? Negligence. नेग्लिजेंसी और निग्लेक्ट, उनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है. और कौन से अब्यूज हो सकते हैं ओल्डर पीपल के? फिजिकल, यस, इमोशनल, यस, फाइनेंशियल. यस. फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, ये तीनों फेस करेंगे वो लोग. देन कौन से कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है ओल्डर एज में? डिमेंशिया, डिप्रेशन. यस, Rheumatoid Heart disease. ओके, obesity, respiratory disease, यस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, Influenza. substance abuse, सॉरी, osteoporosis, substance abuse, two persons are speaking together. Someone is saying osteoporosis and someone is saying False. false. Yes, yes, false. Influenza. Influenza, yes. oral and dental health problems, Oral and dental health problems, yes. Most of the older people lose their teeth in older age. Okay, so these are the list of disease conditions that older people has to suffer. Then we have seen military veterans. Military veterans में कौन सी इंजरी क्या ज्यादा है रिस्क? कौन से टाइप का डिजीज का ज्यादा रिस्क है? दो मेनली. injury स्ट्रेस related, रिलेटेड. एक तो फिजिकल एक्सटर्नल इंजरी की वॉर के वक्त या फिर कुछ लगा है, कुछ भी हुआ है, सो फिजिकल इंजरी. एंड दूसरी क्या है? stress, स्ट्रेस रिलेटेड. स्ट्रेस रिलेटेड. हाँ, स्ट्रेस रिलेटेड क्यों? कि वॉर की वजह से कुछ उनको स्ट्रेस हो गया या फिर एनी रीजन, उनका कोई कलीग था उसकी डेथ हो गई, उनको उन्हें किसी को मारना पड़ा, एनी रीजन. सो वो स्ट्रेस की मेंटल वाला वो क्या क्या फेसेस करेंगे, उनको क्या होगा, कौन से फेस वो इलनेसेस फेस करेंगे?
PTSD, moral injury. यस, PTSD, मोरल इंजरी, डिप्रेशन भी हो सकता है उनको, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होंगे, बिकॉज टू कंपेंसेट विद दैट प्रॉब्लम्स बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे। और वो किसका यूज करना स्टार्ट कर देंगे, किसकी हेल्प लेना स्टार्ट कर देंगे, व्हेन दे विल एक्सपीरियंस दिस डिप्रेशन एंड ऑल दिस प्रॉब्लम। Substance Tobacco, Tobacco, alcohol. सब्सटेंस अब्यूज, यस, सब्सटेंस अब्यूज की वो हेल्प लेना स्टार्ट कर देंगे, वो अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे टू ओवरकम दैट स्ट्रेस। और सुसाइड्स भी कर सकते हैं, दिस आर द कॉमन प्रॉब्लम। नाउ उनको जो फिजिकल इंजरी हुई थी उसमें क्या क्या हो सकता है? brain injury, limb ambulation, ब्रेन इंजरी, limb amputation, लिम्ब एम्पुटेशन हो सकता है, या फिर डिसफिगरमेंट, कहीं पे भी कुछ लगा है, या कहीं पे क्रशिंग इंजरी, बॉडी पे कुछ भी हुआ है, फेस पे कुछ लग गया है, तो डिसफिगरमेंट भी हो सकता है। सो दिस आर द कॉमन फिजिकल इंजरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एंड स्ट्रेस रिलेटेड हमने जो देखे, PTSD, देन मोरल इंजरी, डिप्रेशन, सुसाइडल बिहेवियर, बिहेवियरल एडजस्टमेंट जो डिसऑर्डर्स थे वो, सब्सटेंस अब्यूज, दैट आर ऑल रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इलनेस। फिर long term health problems. हाँ, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, क्यों? बिकॉज उनको फ्रिक्वेंटली लाइक केमिकल और एनवायरमेंटल इरिटेंट्स में उनको बिताना पड़ता है उनका ज्यादातर टाइम। और दूसरा, वो होमलेस की तरह ही मतलब रहते हैं वहां पर। सो जो भी होमलेसनेस वाले जो पीपल है, होमलेस पीपल जो उनको इश्यूज है, मिलिट्री पर्सन्स को भी वैसे ही इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। हेल्थ केयर कंसिडरेशंस क्या ध्यान में रखना है आपको? Identify and Health and health treating problem. mental health problem. हाँ, जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने देखे थे स्ट्रेस की वजह से, PTSD, मोरल इंजरी, तो उसकी वजह से सुसाइड करने का इंक्रीज रिस्क है। सो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं, सो हम सुसाइड रिस्क को कम कर सके। देन वो सब्सटेंस अब्यूज क्यों करते हैं? moral injury due to ड्यू टू मोरल इंजरी, PTSD, ड्यू टू मेंटल हेल्थ वो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं। सो डायरेक्टली आप सब्सटेंस अब्यूज नहीं ट्रीट करोगे, आप क्या करोगे, जो उसकी कंडीशन है जिसकी वजह से वो अल्कोहल का सपोर्ट ले रहा है या ड्रग्स का सपोर्ट ले रहा है, सो वो डिजीज कंडीशन ट्रीट करोगे। सो ऑटोमेटिक दे विल स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स। सो सब्सटेंस अब्यूज बंद करवाने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो क्यों कर रहा है, और वो ट्रीट करना होगा। देन Screening tool use हाँ, करवाना. सब्सटेंस अब्यूज वो कर रहा है तो कौन से सब्सटेंसेस ले रहा है, कैसे ले रहा है, तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग टूल आता है, वो यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड US डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स एक डिपार्टमेंट है, एक लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये सारे ये लोग क्या करेंगे, जो भी मिलिट्री वेटरन्स है नाउ दे और सर्विंग फॉर द नेशन, बट उनको भी ये, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करती है, हर कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। देन हमने देखा था प्रिजनर्स, व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? જે પ્રિઝનર હોય ને એમાં ઇન્ફેક્શસ કોમ્યુનિકેબલ અને ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝ એ બધું વધારે જોવા મળે, લાઈક ટ્યુબરક્યુલોસિસ ને બધું. दिस आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन प्रिजनर्स। और दूसरे क्या प्रॉब्लम्स वो उनको फेस करने पड़ेंगे? asthma, diabetes, hypertension, यस, Mental health problems. heart यस, disease, एंड हार्ट डिजीज और अदर, Hypertension. yes, hypertension and other infections and communicable disease, because वो एक लिमिटेड स्पेस में रहते हैं, बहुत क्राउडेड रीजन्स में रहते हैं। हेल्थ केयर कंसिडरेशंस क्या थी प्रिजनर्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे कैन नॉट कम आउट टू टेक ट्रीटमेंट। तो ऐसी जो करेक्शनल फैसिलिटीज होती है, जो प्रिजन्स होते हैं, उसमें एक ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है जो उनके लिए लाइक जो भी गिनो वो ही है। और कोई वहां पर अच्छे से लाइक हॉस्पिटल जैसा नहीं होता, और उनको भी हॉस्पिटल नहीं ले जाते। तो ओनली देयर इज अ सोल प्रोवाइडर, एक ही प्रोवाइडर होगा जो उनकी हेल्थ की ध्यान रखेगा प्रिजनर्स में।
सो वो उसको क्या करना चाहिए, जो भी है वहां पर, जो नर्स है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, तो उसको क्या करना चाहिए? रेगुलरली और कंसिस्टेंटली सारे पेशेंट क्या ट्रेनिंग करें। स्क्रीनिंग करना होगा। यस, तो आप अर्ली डायग्नोस कर पाओगे। फिर दूसरा क्या कर सकते हो? एजुकेशन एंड वोकेशनल प्रोग्राम रखवाना है। हाँ, एजुकेशनल और वोकेशनल प्रोग्राम सब अंदर ही, जो करेक्शनल फैसिलिटी है, प्रिजन है, उसके अंदर ही अब होती है। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को जो आप हेल्थ एजुकेशन दोगे कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, सो वो सब रिस्क रिड्यूस होगी पेशेंट के। देन वो ऑलरेडी इनकार्सिरेटेड है, हिस्ट्री है उसकी, सो उससे क्या होगा, उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाएगी, रिफॉर्म होने की। हाउसिंग भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, एजुकेशन भी नहीं होगा, और उसके पास स्टेबल फैमिली भी नहीं होगी, ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ प्रिजन और इनकार्सिरेशन। फिर अगर आप मेंटल हेल्थ उसका एड्रेस नहीं करोगे अच्छे से, पेशेंट फॉर एग्जांपल इन अ प्रिजन द पेशेंट इज मेंटली अनहेल्दी एंड नाउ वो रिलीज हो गया है, पर आपने जब प्रिजन में था तब उसकी मेंटल हेल्थ एड्रेस नहीं की थी, तो उससे क्या रिस्क ज्यादा होगा? क्राइम इंक्रीज થશે। हाँ, रिपीटेड वो क्राइम करता रहेगा, बिकॉज द पर्सन इज नॉट मेंटली फिट, उसको पता ही नहीं है व्हाट इज राइट रॉन्ग। वो पेशेंट मेंटली हेल्दी है ही नहीं। सो आपने पहले आपने एड्रेस ही नहीं किया, फेल हो गए आप जब वो प्रिजन में थे तब। तो जब वो रिलीज हो गए तब वो क्राइम्स रिपीट करेंगे, दे विल रिपीट देयर क्राइम्स। देन इमिग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? लैंग्वेज प्रॉब्लम। यस, फर्स्ट तो लैंग्वेज बैरियर, देन કલ્ચર બેરિયર, હાઉસિંગ, एम्प्लॉयमेंट, यस, हेल्थ केयर, यस, सिटीजनशिप, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर, ये सारे प्रॉब्लम्स, उनमें चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। Then, એના जहां पर કારણે वो, હેલ્થ પર અસર। हाँ, अभी जहां पर वो गए हैं वहां का कल्चर पूरा बिगड़ा हुआ है, तो वो कल्चर की वजह से पुअर हेल्थ हो सकती है। क्यों पुअर हेल्थ होता ही है? बिकॉज ऑफ दे आर व्हाट दे आर ईटिंग। Less healthy diet. यस, लेस हेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट वो लोग खा रहे हैं, उनका कल्चर ऐसा है, एंड यू हैव मूव्ड टू सच कंट्रीज। सो वो कल्चरल डिफरेंसेस, बैरियर्स की वजह से वहां पर वो ही मिलता है, सो यू हैव टू कंज्यूम ऑल दैट थिंग्स, तो और रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स वहां पर बढ़ जाएगा। एंड थर्ड इज Family सेपरेशन support. फ्रॉम फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट से आप सेपरेट हो जाओगे। देन हेल्थ कंसिडरेशंस क्या हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स कंसर्न्स क्या है वहां पर, जो भी लोग ऐसे। ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ થાય જેના કારણે ટીબી, હેપેટાઇટિસ, વેક્ટરબોર્ન ડિઝીઝ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, કોરોના, એસટીઆઈ, यस, चाइल्डहुड वाले इन्फेक्शियस डिजीज कौन से? ચાઇલ્ડहुड में मीजल्स થાય, મમ્સ, રૂબેલા, પોલિયો। यस, सो ये सारे डिजीज कंडीशंस ऐसे फैला सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द माइग्रेशन, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे माइग्रेट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो भी स्प्रेड होंगे। और रेफ्यूजीज को कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ता है? मेंटल हेल्थ Mental health प्रॉब्लम्स मेंटल ड्यू टू problem. हेल्थ वॉर, प्रॉब्लम। वायलेंस, Violence. एंड रेप। यस, रेप। Rape. हाँ, उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वॉर, जो भी उनकी कंट्री में वॉर हुआ है उसकी वजह से दे आर इन ट्रॉमा, पीटीएसडी हुआ है, वायलेंस हुआ, या फिर जहां पर वो अभी रह रहे हैं जो कैंप्स में, वहां पर भी रेप्स होते हैं, सो उसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। हेल्थ केयर कंसिडरेशंस व्हाट क्या थी? એમની જોડે ઇન્સ્યોરન્સ ના હોય તો પણ એમને સર્વિસ ઓફર કરવી પડે। हाँ, वी शुड प्रोवाइड देम सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ इंश्योरेंस स्टेटस। देन जो रेफ्यूजीज है वो तो वहां पर शॉर्ट पीरियड के लिए है, सो दे आर एलिजिबल फॉर शॉर्ट टर्म मेडिकल असिस्टेंस। लॉन्ग टर्म उनको केयर मिलेगी वहां पर? नो। No. बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन, वो लीगली है ही नहीं वहां पर। बिकॉज ऑफ द सिचुएशन उनको टेम्पररी पीरियड के लिए आना पड़ा, तो टेम्पररी पीरियड मेडिकल असिस्टेंट के लिए वो एलिजिबल है, बट कंप्लीट मेडिकल असिस्टेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। एंड उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, हेल्थ इंश्योरेंस भी वो ले सके, इट इज नॉट पॉसिबल। सो उनको सिर्फ शॉर्ट टर्म मेडिकल असिस्टेंट मिलता है।
they are only eligible for that. Then being a nurse हमें पता होना चाहिए कि जो इमिग्रेंट्स है एंड रेफ्यूजीज है उनके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, सारे रिसोर्सेस वो यूज नहीं कर पाएंगे. सो हमें क्या करना है? एक्सप्लोर करवानो पॉसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज. हाँ, वी हैव टू एक्सप्लोर कि हम और कैसे हम उनकी हेल्प कर सके, कैसे हेल्थ केयर सर्विसेज हम उनको दे सके. सो वी हैव टू एक्सप्लोर दैट. एंड अब वो माइग्रेशन करके आया है, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी नो कि माइग्रेशन की वजह से इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होते हैं, तो हम क्या करेंगे? वैक्सीनेशन. Vaccination. वैक्सीनेशन. यू हैव आल्सो एक्सपीरियंस, अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री में आपको जाना है एंड यू आर नॉट इम्यूनाइज्ड, वहां पर जो डिजीज कंडीशन प्रीवेलेंट है आप उसके अगेंस्ट इम्यूनाइज नहीं हो, तो आपको यहाँ से वैक्सीन करके वहां पर भेजते हैं, या फिर वहां पर जाने से तुरंत पहले आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी. सो वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट. देन हमने क्रोनिक इलनेस वाले प्रॉब्लम्स पेशेंट्स देखे थे, तो कौन सी क्रोनिक इलनेसेस है? पेशेंट को क्या? Respiratory disease, diabetes, mental health problem, vision and hearing impairment, oral disease, bone and joint disorder. सो उसकी वजह से क्या होगा? उनके हेल्थ आउटकम्स बहुत पुअर होंगे बिकॉज क्रोनिक इलनेस है, सो उसके कॉस्ट भी ज्यादा होंगे. एंड समटाइम्स एक क्रोनिक इलनेस की वजह से क्या हो सकता है? डेथ एंड Other illness. डिसेबिलिटी. मल्टीपल क्रोनिक इलनेसेस हो सकते हैं. सो वैसे पेशेंट को आप ऑप्टिमल केयर नहीं कर पाओगे. एंड लाइक ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स मतलब होता है कि हम सारे पेशेंट को लाइक जो भी उनकी कंडीशन है सब एक साथ ट्रीट नहीं कर पाएंगे. इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज. देन क्रोनिक कंडीशन है उसको हम क्या कर सकते हैं? एक ही चीज कर सकते हैं, वी हैव टू मॉडिफाई द लाइफस्टाइल. क्या मॉडिफाई कर सकते हो आप? Diet. Diet, physical inactivity. एंड टबैको यूज. अगर पेशेंट का डाइट अच्छा नहीं है तो आपको डाइट सुधारना है. इनएक्टिव है पेशेंट तो उसको एक्टिव करना है. सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है तो आपको स्टॉप करवाना है, सीजेशन करवाना है. ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते? उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. वो है तो है. एज Age. एंड जेनेटिक. एज, जेनेटिक्स, जेंडर, दिस आर द एग्जांपल्स कि जेंडर भी आप चेंज नहीं कर पाओगे. सो दिस आर द नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स. हेल्थ केयर कंसिडरेशंस क्या ध्यान में रखनी है? क्रोनिक इलनेस है, फॉलो अप उस पर ज्यादा फोकस करना है बिकॉज क्रोनिक इलनेस कैन नॉट बी क्योर्ड ओवरनाइट. वो ओवरनाइट तो क्योर नहीं हो सकती, तो फोकस क्या है? फॉलो अप पे ज्यादा फोकस करना है. और उसको मैनेज कैसे करोगे क्रोनिक इलनेस को? एक इलनेस है फॉर एग्जांपल, पेशेंट को बहुत सारी है, मल्टीपल क्रोनिक इलनेस है, तो कैसे मैनेज करना चाहिए? એક ઇલનેસ પર જ ફોકસ નહીં કરવાનું, બિગ પિક્ચર જેવું બનાવવાનું જેથી આપણને ખબર પડે. यस, वी कैन नॉट फोकस ऑन अ सिंगल इलनेस. एक ही इलनेस पर हम फोकस नहीं कर सकते. बिग पिक्चर सारी इलनेस मिक्स करके हमें ट्रीट करना है. और उसमें क्या लगेगा? सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और मल्टीपल डिसऑर्डर्स होंगे तो क्या होगा उसमें? इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन रहेगा. बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के डॉक्टर आएंगे और मिलकर पेशेंट को ट्रीट करेंगे. सो बीइंग अ नर्स, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? As an interpreter, Not interpreter, but we are a chain of communication. Interprofessional Interpreter means communication. translator. Yes, we are not translator, but we are a chain of communication कि दो हेल्थ केयर पर्सनल्स जो इंटर प्रोफेशनल पर्सनल्स है उनमें कम्युनिकेशन मेंटेन करना, फैसिलिटेट करना हमारा काम है. फिर जो पेशेंट को क्रोनिक इलनेस है उसका सपोर्ट पर्सन भी, उसको भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में. और उसके सपोर्ट पर्सन को, उसके फैमिली मेंबर्स को भी आप इन्वॉल्व करोगे, सो उससे पेशेंट की लाइक जो भी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट पर है उसके ऊपर स्टिक रहने के चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे. अदरवाइज अकेला पेशेंट होगा तो वो स्टिक नहीं रहेगा. देन हमने अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन देखी थी, तो उसमें फर्स्ट थी व्हाट इज द Client फर्स्ट. follow kosher diet. और पर पॉपुलेशन कौन सी है ये? Orthodox Jewish. ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Jewish. ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म. ओके, और Judaism. जुडाइज पीपल. यस,
वो उसमें क्या ध्यान रखना है? अगर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट है तो आप क्या ध्यान रखोगे? kosher diet, no shellfish, no pork. एंड Meat and dairy products not combined. जो ऑर्थोडॉक्स जूइश पीपल है वो कॉशर डाइट फॉलो करते हैं. व्हाट इज कॉशर डाइट? सो नो शेलफिश, नो पोर्क एंड नो कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एंड डेयरी इन अ सिंगल मील. एक मील में नहीं लेते. इट इज नॉट लाइक दैट कि वो मीट खा रहा है सो डेयरी नहीं खाएंगे. इट इज नॉट लाइक दैट. बट एक मील में वो दोनों कंबाइन करके नहीं लेंगे. देन दूसरा पॉइंट, એમને જ્યારે ફૂડ તો રેપ કરેલું જ આપવાનું, અનરેપ કઈ નહીં આપવાનું. हाँ, उनके सामने भी आप अनरैप नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव द रैप्ड यूटेंसिल्स. वो खुद से खोलेंगे और खुद से खाएंगे. आप उनके सामने भी खोल नहीं सकते. वो खुद से ही अनरैप करना पसंद करता है. देन नेक्स्ट पॉपुलेशन इज जियोवास वीटनेस. उसमें क्या ध्यान रखना है? બ્લડ પ્રોડક્ટ રિફ્યુઝ All કર. product दे रिफ्यूज द ब्लड प्रोडक्ट्स. वो ब्लड प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते. नेक्स्ट कम्युनिटी और पॉपुलेशन इज Christian. Christian Scientist. क्रिश्चियन साइंटिस्ट. उनमें क्या ध्यान रखोगे? They do એમાં not પેઇન મેડિસિન નહીં આપવાની. व्हाट इज द એ લોકો रैशनल refuse. फॉर? એવું બિલીવ કરે કે પ્રેયર થી જ હીલિંગ થઈ જાય. हाँ, वो पेन मेडिसिन इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करते या फिर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज दे बिलीव कि प्रेयर से और स्पिरिचुअल टर्म से उनका हीलिंग हो जाएगा. देयर इज नो नीड रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन. दैट्स व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मेडिकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. इस्लाम पॉपुलेशन में आप क्या ध्यान रखोगे? Muslim faith. दे बिलीव इन मुस्लिम एंड हलाल में वो बिलीव करते हैं. दे फॉलो द हलाल. सो हलाल मीन्स व्हाट? No alcohol, No mixed alcohol. religiously. मीट. कौन सा मीट खाएंगे? जो रिलीजियसली स्लॉटर किया है, वो बलि चढ़ा हुआ ही मीट ज्यादा प्रिफर करते हैं. और उसमें भी कौन सा मीट अवॉइड करते हैं? નો Pork. પોર્ક. So, pork they will not consume. फिर Ramadan. yes, रमजान. રમાદાન So હોય ત્યારે એ લોકો ફાસ્ટ કરે. हाँ, डे daylight टाइम में hours. फास्ट करेंगे. हैव यू एवर एक्सपीरियंस, आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है? पेशेंट आपने कभी ऐसा देखा है व्हेन यू वर स्टूडेंट और वर्किंग? यस और नो? ये इंडिया में भी होता है. इंडिया में भी ये डिफरेंट कम्युनिटीज है. When I was working, मेरे पास एक पेशेंट था. द पेशेंट वाज मुस्लिम एंड पेशेंट रमजान पीरियड में ही था. सो पेशेंट वाज ऑन फास्ट और पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ी थी. तो हमने पेशेंट को बोला कि ईट टुडे एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल बी पुट ऑन एनबीएम. सो आपको आज कुछ खा लेना पड़ेगा, अदरवाइज डिहाइड्रेशन हो जाएगा. So patient told I will not consume anything. I don't have to undergo surgery. मुझे सर्जरी नहीं करवानी, पर मैं मेरा जो फास्ट है वो नहीं ब्रेक करूंगा. So they are so strict towards their religion. So this problems occurs as a nurse. फिर हमने डॉक्टर्स को बुलाया, समझाया. उनके फैमिली मेंबर्स ने भी पेशेंट को बहुत समझाया कि सर्जरी इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू ब्रेक योर फास्ट. बट पेशेंट वाज नॉट रेडी. तो हमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालना पड़ा. दे कंज्यूम फूड एट नाइट. तो हमने सर्जरी का टाइमिंग ऐसे चेंज कर दिया एंड पेशेंट को रात में खाना खा लिया. फिर मॉर्निंग से पेशेंट को एनबीएम रखा एंड लेटर ऑन आफ्टरनून में सर्जरी करवाई. सो दे आर सो स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स देयर रिलीजन. सो हमें ऑल्टरनेटिव थिंक करना पड़ेगा. देन उनमें अगर पेशेंट फीमेल है तो आप कौन सी हेल्थ केयर प्रोवाइड दोगे? Female. अगर मेल है तो Male. सो सेम जेंडर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको देना है. सिंपली ऐसा याद रखना है. फिर दे यूज टू फॉलो प्रेयर 5 times a day. वो कहीं पे भी होगे, वेदर दे आर इन हॉस्पिटल एनीवेयर, दे विल डू प्रेयर 5 times a day. फिर नेक्स्ट पॉइंट, કોઈ બી એ illness લોકો હોય એવું ત્યારે માને કે ઇલનેસ થાય તો અમને અલ્લાહ જ આપે. It's हाँ. faith. એ લોકો અમારી Yes. પરીક્ષા લે. yes, they believe illness as the will of Allah, कि अल्लाह ने दिया है and they are examining or testing their faith. Testing. So हाँ, so वो क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव थेरापी ज्यादा प्रीफर करेंगे. फिर एंड ऑफ लाइफ केयर एंड डेथ में वो क्या प्रीफर करते हैं? Body washing and wrapping with white cloth हाँ, and postmortem. एग्जामिनेशन इज postmortem. डिस्करेज. वो पीएम ज्यादा वो फॉलो नहीं करते. दे डिस्करेज द पीएम
एंड आफ्टर अ पेशेंट इज इन हॉस्पिटल और उसकी डेथ हो जाती है, सो दे वांट कि पेशेंट को प्रॉपर से नहलाया जाए, उनकी बॉडी को वॉश करके प्रॉपरली व्हाइट क्लोथ में रैप करके, दे वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स। देन हिंदुइज्म, उसमें क्या होगा, चलो जल्दी। Hindus practice Ayurvedic medicine. सो उनका डाइट भी आयुर्वेदिक रिलेटेड होगा, स्लीपिंग पैटर्न्स, एलिमिनेशन, हाइजीन पैटर्न, सब में वो आयुर्वेदिक फॉर्म ही फॉलो करेंगे। देन Prefer a shower, not a bathtub. दे प्रीफर अ शावर नॉट अ बाथटब। देन डाइट रिलेटेड, Mostly Lacto vegetarians. most Hindus are lacto vegetarian, so what is that? No eggs, No dairy. eggs, dairy. Okay. And they will not Not consume eat any meat. kind Not eat meat. हाँ, पहले तो lacto vegetarians means they consume dairy products and vegetables, no egg, no meat. But certain Hindus do eat meat, but वो एक मीट तो भूल से भी मतलब कभी भी नहीं खाएंगे। What is that? Beef. Beef. हाँ, they will not consume beef anyhow. Then अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है और हिंदू पेशेंट है एंड द पेशेंट इज ऑन फास्ट, तो आप कैसा डाइट दोगे उनको? Pure Fruit. food. Pure foods. Fruit, प्योर फ्रूट्स yogurt. लाइक फ्रूट, योगर्ट। हाँ, बट उनमें क्या होता है, अगर कोई सिक है सो दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो फास्टिंग करे। सिक, अगर कोई बीमार है सो दे विल नॉट अलाउ देम टू डू फास्ट, बीमारी में वो फास्टिंग नहीं करते। देन नेक्स्ट पॉपुलेशन इज Hispanic, Latin. Hispanic. हाँ, हिस्पैनिक और लैटिनो Okay. पॉपुलेशन। सो उनमें क्या ध्यान रखोगे? Refuse the pain medication. व्हाट इज द रीजन? એવું માને કે ગોડ પનિશમેન્ટ આપી છે, પનિશમેન્ટ ફ્રોમ ગોડ. यस, वो लोग ऐसा बिलीव करते हैं देयर इज अ डिफरेंट रैशनल फॉर रिफ्यूजिंग द पेन मेडिसिन। अगर आपको रैशनलाइज क्वेश्चन हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रैशनल। वो लोग ऐसा बिलीव करेंगे कि हमें गॉड ने पनिशमेंट दी है हमारे पापों के लिए, या फिर गॉड हमारा फेथ का टेस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे विल नॉट प्रीफर द मेडिसिन एंड दे वांट कि हमें सफरिंग हो, उनको मेडिसिन नहीं चाहिए। दे विल थिंक कि अगर हम इसमें से सफर करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होगी, तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट एक्सेप्ट पेन मेडिसिन। दिस इज द एंड ऑफ ना, अभी दो रहे। एशियन अमेरिकन मींस उसमें क्या होगा, क्या ध्यान रखोगे आप? उसमें क्या ध्यान रखना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एशियन अमेरिकन में आप क्या ध्यान रखोगे अगर ऐसे पेशेंट्स है तो? જ્યારે પેનમાં હશે પેશન્ટ તેના વેલ્યુ ને એ બધું છે એ એવું જ રાખશે. हाँ, दे विल रिमेन स्टेबल, लाइक पेन होगा सो वो उतना लाइक एग्जैगरेट नहीं करेंगे कि हाँ मुझे पेन है, या जस्ट वी कैन से देयर इज अ कॉमन सेइंग, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, काइंड ऑफ दैट। वो लोग एकदम हार्ड रहेंगे, एकदम स्टोइक रहेंगे while they are in pain. Then ફેમિલી ઓરિએન્ટેડ હોય Typically એની અંદર. family oriented. they are family oriented. Then Maintain distance from health. हाँ, जो भी हेल्थ केयर पर्सनल है उससे डिस्टेंस मेंटेन करना वो उनको अच्छा लगता है। और अगर आप उनसे बात करते वक्त लंबे टाइम से ऐसे आई कांटेक्ट करके ही बात करोगे so they will think, રૂડ. yes, they will think that you are rude. So we don't have to maintain prolonged eye contact. वो ऐसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। सो ऐसा नहीं बोला कि मेरे आंख में देखकर मुझे बात करो, डोंट डू लाइक दैट। और लास्ट पॉपुलेशन इज Latin. लैटिनो अमेरिकन। उसमें क्या है, क्या ध्यान रखना है? View of illness. वो कैसे इलनेस को कैसे देखते हैं? Signs of weakness, punishment. एज अ पनिशमेंट और साइन ऑफ वीकनेस। अगर कोई पेशेंट बीमार है, कोई उनमें से कोई बीमार है, सो दे विल थिंक कि ये वीक है या फिर उसको पनिशमेंट दी जा रही है। देन ડિસિઝન મેકિંગ ની અંદર આખું ફેમિલી ઇન્વોલ્વ હોય, એક્સટેન્ડેડ they ફેમિલી. involve whole family in the decision making and Multiple generation. हाँ, बहुत सारी जनरेशन, लाइक उसके सिबलिंग्स, उसके पेरेंट्स वाली जनरेशन, उसके चिल्ड्रन वाली जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन साथ में
वैसा प्रीफर करेगी कि हमें हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ रहना है. सो दिस आर द कंसिडरेशंस यू हैव टू कीप इन माइंड. एनी डाउट इन दिस चैप्टर? No, ma'am. Okay, so this is the end of F1. F1 completely खत्म हो गया है. And expect a test of full F1. सारे F1 के chapters 15th और 16th को टेस्ट होगा, जिसमें complete F1 पोर्शन होगा, सारे चैप्टर्स होंगे. Okay, Ma'am. so let's. Yes. તો મારું 8 થી 11 તો બાકી છે, 8 to 11. Okay, so don't worry, अगर जितना बाकी है so you can skip that questions. और अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चंस करना, स्किप का प्रोसेस मत करना, बट टेस्ट तो दो, बाकी सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गए. इफ इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको देना है सब दे सकते हो. ओके, इट इज नॉट लाइक दैट आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू. अगर आपको अब पढ़ाई नहीं हुई है, आपकी इनकम्प्लीट है, सो जितने चैप्टर्स आपने स्टडी किए उसमें से राइट आंसर सिलेक्ट करना, जितने नहीं किए उसमें जस्ट एज अ रैंडम गेस, जितना स्टडी किया है, जितना आपको नॉलेज है, उतना उसके अकॉर्डिंग आंसर सिलेक्ट करना. Okay. ओके, so let's start a new chapter. Okay, let's take a short break, then we will start new chapter. New chapter, short break के बाद. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's start the new chapter, that is from growth and development, the chapter 18, theories of growth and development. In this chapter, we are going to learn about different theories. जो आपने शायद when you were student, अपने बैचलर्स में और जीएनएम डिप्लोमा में आपने स्टडी किया होगा कि डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट थियरीज देते हैं. सो ये थियरी हमें स्टडी करनी है. दिस इज लिटिल बिट बोरिंग चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, बिकॉज 1 2 3 उतने क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं. सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थियरी में क्या है. सो बी वेरी अटेंटिव. अगर आपको नींद आ जाए तो बीच में wash your faces, but be very attentive in this chapter. This is little bit of boring chapter. इसमें priority concepts क्या है? So development itself, theories किसकी है? growth and development की. So development is our priority, and each and every stage पर हमें health promote करनी है patient की. So these are the priority concepts. Now tell me, what are the group of और ages of lifespan, जैसे हम बोलते हैं कि for example, let me give you one hint, कि अगर चाइल्ड बॉर्न होगा सो स्टार्टिंग में वी कॉल दैट पीरियड एज अ Newborn. नियोनेट और न्यूबॉर्न. यस Neonate. यस, नियोनेट और न्यूबॉर्न. फिर क्या आएगा उसके बाद? Infant, Infant. इन्फेंट. यस, देन toddler, टॉडलर, देन preschooler, प्रीस्कूलर, देन Cooler. देन Cooler. स्कूल गोइंग, देन adolescent, Adolescent. एडोलेसेंस, देन adult, Adult. Adult. एडल्ट, देन Old. ओल्ड एज और ओल्ड एज Old. और ओल्डर पीपल. यस, एल्डर पीपल भी हम बोल सकते हैं और जीरियाट्रिक भी बोल सकते हैं. सो दिस आर द ग्रोथ और लाइफ स्पान इन होल लाइफ. हम ऐसे पीरियड्स को ऐसे डिफरेंट नेम्स दिए हैं. तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ हम इसको ऐसे ग्रुपिंग करते हैं. बट वी हैव टू रिमेम्बर कि ये जो साइंटिस्ट है, जो पर्सन है जिन्होंने थियरीज दी है, सो दे आर, फॉर एग्जाम्पल नियोनेट है, सो वो कहाँ तक? फ्रॉम बर्थ टू 28 days. यस 28 डेज और 1 मंथ हम लिख सकते हैं. सो तब तक उसको नियोनेट बोलेंगे. एंड इन्फेंट फ्रॉम 1 मंथ टू 1 year. 1 year. 1 year. Yeah. yes, and toddler from 1 year to 3 years. so ऐसे Yes. हमें पता है दिस आर द एज ग्रुप. पर ये जो साइंटिस्ट है जिन लोगों ने थियरी दी है, सो देयर माइट बी डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट होंगे. सो यू स्टिल डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने तो ऐसा पढ़ा था, ऐसा होता है नॉर्मली. यू हैव टू रिमेम्बर बोथ द थिंग्स. उसमें भी एज ग्रुप डिफरेंट होगा और इसमें भी एज ग्रुप डिफरेंट है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ये आपके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर ही रखने हैं, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज न्यू, वो आपको याद रखनी पड़ेगी. सो ऐसा नहीं कि ये इंफॉर्मेशन भूल जानी है एंड न्यू इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस ओल्ड इंफॉर्मेशन आल्सो. Okay, so let's start the chapter.
So first theory that was given by Erik Erikson, ये साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट थियरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंटल थियरी। उनकी ये फर्स्ट थियरी है। देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट, हम ईच एंड एवरी साइंटिस्ट की ईच एंड एवरी थियरी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थियरी साइको सोशल डेवलपमेंटल थियरी गिवन बाय एरिक एरिक्सन। ये थियरी क्या बोलती है, उनकी थियरी क्या सजेस्ट करती है? सो लेट्स स्टडी। Erickson's theory of psychosocial development describes the human life cycle as a series of 8 developmental stages from birth to death. ये जो एरिक्सन की जो थियरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट, वो क्या बोलती है? वो बोलते हैं कि ह्यूमन साइकिल, जो पूरी ह्यूमन लाइफ साइकिल है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, देयर आर सीरीज ऑफ 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस। वो जो पर्सन है जिसका बर्थ हुआ है और डेथ होगी, सो बीच में उसको 8 स्टेजेस उसको क्रॉस करने होंगे, डेवलपमेंटल स्टेजेस। Each stage presents a psychosocial crisis in which the goal is to integrate the physical maturation and societal demand. वो जो पर्सन है, जो हमने बोला कि 8 फेजेस में से पास होगा टिल डेथ, सो सारे स्टेजेस में वो पर्सन साइकोसोशल क्राइसिस फेस करेगा। और उसका गोल क्या है कि सारे जो क्राइसिस है वो रिजॉल्व होने चाहिए और पर्सन का फिजिकल मेच्योरेशन होना चाहिए। और सोसाइटी की डिमांड है कि बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ एडल्ट, इसको ऐसे बिहेव करना है, बीइंग अ चाइल्ड ये ऐसा होना चाहिए, बीइंग अ ओल्डर पीपल, जो सोसाइटल डिमांड है उसमें भी उसकी मैच्योरिटी हो एंड पर्सन अच्छे से वेल बिहेव सोसाइटी में रह पाए। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हिज थियरी। The result of one stage may not be permanent but can be exchanged by experiences later in life. ये बोल रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होगा कि चाइल्डहुड में अगर कोई ये जो साइकोसोशल क्राइसिस है दैट वी विल स्टडी कि कौन से स्टेजेस की वो बात कर रहा है, एक एक ईच एंड एवरी स्टेज वी विल स्टडी। अगर कोई पर्सन का वो एक स्टेज में है, इन्फेंसी वाला स्टेज है, और उसके जो साइकोसोशल क्राइसिस है वो फुलफिल नहीं हुए, वो उसमें फेल हो गया, सो इट इज नॉट लाइक कि परमानेंटली अब वो उसको वैसा ही रहेगा। सेकेंड स्टेज में भी इट कैन बी चेंज, उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय वेरियस एक्सपीरियंसेस। सो इट इज नॉट दैट कि परमानेंट एक स्टेज का जो रिजल्ट है वो परमानेंट रहेगा, उसको चेंज किया जा सकता है। The theory focuses on psychosocial tasks that should be accomplished throughout the life cycle. ये थियरी मेन किस पर फोकस करती है? जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थियरी है, उस थियरी का मेन फोकस क्या है कि जो भी सारे के सारे 8 स्टेजेस है, वो सारे स्टेजेस में साइकोसोशल टास्क हो वो फुलफिल हो। पूरी लाइफ साइकिल में सारे स्टेजेस में सारे टास्क कंप्लीट होने चाहिए। दे आर मेन, द एरिक्सन इज मेनली ट्राइंग टू से दिस। अंडरस्टूड अबाउट थियरी? यस और नो? हाँ, तो उनकी थियरी ये सजेस्ट करती है। अभी थियरी का नेम है साइकोसोशल डेवलपमेंट, उसका मतलब क्या? व्हाट इज साइकोसोशल डेवलपमेंट? सो लेट्स स्टडी द मीनिंग ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। It occurs through a lifelong series of crises affected by social and cultural factors. Psychosocial development एक ऐसा डेवलपमेंट है पूरी लाइफ साइकिल में, अब ऐसे बहुत सारे क्राइसिस या प्रॉब्लम्स आएंगे जिससे एक पर्सन का डेवलपमेंट होगा। और वो फैक्टर्स कौन से हैं? सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स सारे वो पर्सन फेस करेगा। वो फैक्टर्स की वजह से उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा पर्सन का। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थियरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, each psychosocial crisis needs to be resolved for the child or adult to progress emotionally. ये जो एरिक्सन की थियरी है साइकोसोशल डेवलपमेंटल थियरी, वो थियरी के अकॉर्डिंग एरिक्सन क्या कहना चाहता है कि सारे जो साइकोसोशल क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो रिजॉल्व हो जाने चाहिए इन द चाइल्डहुड पीरियड और एडल्ट पीरियड, तभी वो पर्सन इमोशनली प्रोग्रेस कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। अगर उसके क्राइसिस, जो भी साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, वो फेज में अगर रिजॉल्व नहीं होंगे, सो वो पर्सन इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। Unsuccessful resolution can leave the person emotionally disabled. अगर वो क्राइसिस रिजोल्व नहीं होंगे, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा? इमोशनली डिसेबल्ड हो जाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। So this is all about the theory and meaning of psychosocial development. So let's study about the stages. वो जो एरिक्सन ने 8 स्टेजेस की बात करी थी उसके साइकोसोशल डेवलपमेंटल थियरी में। So let's study about the stages.
एनी डाउट टिल दिस? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? No. Okay, so let's just study the stages. So stages are infancy stage, और इसमें infancy मतलब कितनी एज ग्रुप है? देखो, बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक. 18 मंथ्स मीन्स 1.5 ईयर तक. हमें पता है कि बर्थ से लेके 1 मंथ तक हम नियोनेट बोलते हैं, पर इसने क्या किया? 1.5 ईयर तक. इन्फेंट पीरियड 1 मंथ से 1 ईयर तक था, पर इसमें अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इन्फेंसी पीरियड क्या है? फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ. सो इन्फेंसी फर्स्ट स्टेज है, इन्फेंसी, दैट इज बर्थ टू 18 मंथ्स. कौन सा साइको सोशल क्राइसिस फेस करता है वो चाइल्ड? सो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. दिस इज द साइको सोशल क्राइसिस. अगर वो फुलफिल हो जाएगा तो पेशेंट को ट्रस्ट बिल्ड होगा, अगर वो अनसक्सेसफुल होगा तो पेशेंट को मिसट्रस्ट होगा. सो क्राइसिस क्या है? क्राइसिस मतलब क्या कि दो सिचुएशन में फंस गया है पेशेंट. तो अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो पेशेंट अच्छा बनेगा, नहीं होगा तो बुरा होगा. सो कौन सा साइकोसोशल क्राइसिस इन्फेंसी में होता है? सो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. टास्क क्या होगा उसका? सो अटैचमेंट टू द प्राइमरी केयर गिवर. आपको पता होगा कि इन्फेंसी में बच्चे का क्या टास्क होता है मेन? कि जो भी उसका केयर गिवर है उससे अटैच हो रहा. अगर वो सक्सेसफुल हो गया, उसका टास्क अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो फ्यूचर में वो बच्चा कैसा होगा? तो ट्रस्ट इन पर्संस, फेथ एंड होप अबाउट द एनवायरमेंट एंड फ्यूचर. वो लोगों को अच्छे से ट्रस्ट कर पाएगा, बिकॉज उसका जो ट्रस्ट वाला है वो टास्क कंप्लीट हो गया, अचीव हो गया. सो वो पर्सन लेटर ऑन लाइफ में दूसरे लोगों पर ट्रस्ट कर पाएगा. उसको एक फ्यूचर के रिलेटेड, उसके एनवायरमेंट के रिलेटेड एक फेथ होगी अच्छी, और होप होगी. अगर ये टास्क इनकम्प्लीट होता है, टास्क फुलफिल नहीं होता, सो मिसट्रस्ट डेवलप होगा. मिसट्रस्ट में क्या होगा? अगर वो क्राइसिस अनसक्सेसफुल हुआ तो जनरल डिफिकल्टीज रिलेटिंग टू पर्संस इफेक्टिवली, सस्पिशन, ट्रस्ट, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ द फ्यूचर. अगर वो पर्सन का जो टास्क था इन्फेंसी पीरियड में, कोई जो उसका केयर गिवर था उसने अच्छे से उसको केयर नहीं की, और ये जो अटैचमेंट वाला जो टास्क था वो फुलफिल नहीं हुआ, सो उसको जनरल डिफिकल्टीज आएगी उसके पर्सन के रिलेटेड. वो शकी हो जाएगा, दूसरों पर अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. इन शॉर्ट उसको मिसट्रस्ट होगा, वो सस्पिशियस हो जाएगा. ट्रस्ट एंड फियर कॉन्फ्लिक्ट होगा. ट्रस्ट एंड फियर कॉन्फ्लिक्ट मीन्स उसको लगेगा कि मैं इस पर भरोसा करूं और ये मुझे धोखा दे देगा, तो देयर विल बी अ फियर ऑफ ट्रस्टिंग. तो ट्रस्ट फियर कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड उसको फ्यूचर के रिलेटेड भी फियर होगा. अंडरस्टूड अबाउट फर्स्ट स्टेज? Yes, ma'am. हाँ. अभी सेकेंड स्टेज है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, that is from 18 month to 3 years. This is called as early childhood according to Erikson. उसमें क्राइसिस क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. व्हाट इज ऑटोनॉमी? that we have already studied in ethical principles. ethical principle ऑटोनॉमी याद है? પોતાના ડિસિઝન લેવાનું જાતે हाँ, કરવાનું. उसको इंडिपेंडेंट बनाना है. सो अर्ली चाइल्डहुड में चाइल्ड कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा. आपने देखा होगा कि उसको अब उसकी खुद की चॉइसेस होती है कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. सो देयर विल बी क्राइसिस बिटवीन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. अगर वो नहीं करेगा तो देयर विल बी डाउट और शेम होगा. सो दिस इज द मेन क्राइसिस, साइकोसोशल क्राइसिस. उसमें टास्क क्या है? तो गेनिंग सम बेसिक कंट्रोल ओवर सेल्फ एंड एनवायरनमेंट. उसको वो जो पीरियड है, ये जो स्टेज है, उसमें बच्चे का टास्क क्या है? सो उसको बेसिक जो कंट्रोल गेन करना है. किस पर? तो खुद पर या उसके एनवायरनमेंट पर वो बेसिक कंट्रोल गेन करेगा. अगर ये टास्क अचीव हो गया, सो क्या होगा? अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड एडिक्वेसी एंड विल पावर. उसको सेल्फ कंट्रोल की सेंस बिल्ड होगी लेटर ऑन लाइफ में. उसको एडिक्वेसी फील होगी, विल पावर होगा उसका अच्छे से. अगर ये टास्क फेल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो वो पर्सन का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा लेटर ऑन लाइफ में? सो इंडिपेंडेंस, फियर, कॉन्फ्लिक्ट. वो पर्सन कैसा सोचेगा कि अगर कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा तो उसको डर लगेगा उसमें. तो देयर विल बी इंडिपेंडेंस, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, सीवियर फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल. उसको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. सो क्यों हुआ ये? बिकॉज उसको चाइल्डहुड में ये जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ था. तो लेटर ऑन लाइफ उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि इंडिपेंडेंस, फियर, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, सीवियर फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट रहेगा, एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होगा. अंडरस्टूड? यस और नो?
यस सर। हाँ, थर्ड स्टेज है दैट इज लेट चाइल्डहुड स्टेज फ्रॉम 3 to 6 years. What is the psychosocial crisis? I am telling you one thing. Keep your notebooks with you. आपको ये सब लिखना है कि एरिक्सन की थियरी, वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट साइंटिस्ट थियरी, हम सारी थियरी पढ़ेंगे, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज। उसके लिए आपको एक नोट बनानी है, उसमें लिखना है एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंटल थियरी। उसमें 8 स्टेजेस ऐसे लिस्ट आउट करने हैं, उसका नाम क्या है, व्हाट इज द एज, और उसमें कौन से क्राइसिस होते हैं। इतना तो आपको नोट्स बनानी है, ये सब आप लिख नहीं सकते, बट इतनी नोट्स है, ये आपको नोटबुक में बनानी है। सो कीप योर नोटबुक विथ यू एंड अभी लिखते जाओ साथ में। late childhood, that is from 3 to 6 years, उसमें साइकोसोशल क्राइसिस क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव मींस व्हाट इज इनिशिएटिव? કોઈ આપણે વસ્તુ ઇનિશિયેટ કરે નવી કરવા માટે हाँ, the child is trying to do something, वो कुछ करने के लिए स्टार्ट कर रहा है। सो जब लेट चाइल्ड हो, 3 to 6 years में हो, तो चाइल्ड कुछ नए टास्क करने का खुद से सोचेगा, और अगर वो नहीं होगा सो गिल्ट डेवलप होगा। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। टास्क क्या है उस चाइल्ड का ये फेज में, सो बिकमिंग अ पर्पसफुल एंड डायरेक्टिव। उसको एक पर्पसफुल बनना है, पर्पसफुल पर्सन बनना है, एंड डायरेक्टिव पर्सन बनना है कि जो खुद से डायरेक्शंस खुद को दे सके, अपने आप को डायरेक्ट कर सके कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये टास्क है। अगर वो टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो पर्सन का कैसा होगा, साइकोसोशल डेवलपमेंट, एबिलिटी टू इनिशिएट वन ओन एक्टिविटीज, सेंस ऑफ पर्पस। वो खुद की एक्टिविटीज इनिशिएट कर पाएगा, उसने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, सो वो कर पाएगा। एंड उसको पर्पस, उसको पता होगा, सेंस ऑफ पर्पस उसे पता होगा कि उसका पर्पस क्या है लाइफ में, उसको क्या करना है। तो इफ ये टास्क कंप्लीट होगा तो, अगर टास्क अनसक्सेसफुल हो गए तो पर्सन की डेवलपमेंट कैसी होगी, कैसा होगा लेटर ऑन लाइफ में। सो अग्रेशन, फियर, कॉन्फ्लिक्ट होगा, सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी और गिल्ट। उसको अग्रेशन एंड फियर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वो गुस्सा करेगा, उसको डर भी लगेगा, और उसको इनएडिक्वेट फील होगा और गिल्ट फील होगा। उसको लगेगा कि वो जो भी पर्सन है वो एडिक्वेट नहीं है, लाइक वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, उसको खुद पर गिल्ट होता रहेगा। सो दिस विल हैपन इफ द टास्क विल नॉट कंप्लीटेड। फोर्थ स्टेज है स्कूल एज फेज। स्कूल एज फेज फॉर 6 to 12 years। उसमें साइकोसोशल क्राइसिस क्या होता है, सो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री इन टर्म्स मींस कि उसको रूल करना है, लाइक उसको कुछ बिल्ड करना है, एंड अगर नहीं कर पाएगा सो देयर विल बी इंफीरियरिटी। that in these terms they are telling about industry. Industry means not the factory, but industry means उसको रूल करना है, कुछ बनाना है। सो टास्क क्या होगा इस फेज में, डेवलपिंग सोशल, फिजिकल एंड लर्निंग स्किल। उसको डेवलप करना है, उसको बनाना है। क्या बनाना है, सोशल, फिजिकल एंड लर्निंग स्किल्स उसको डेवलप करना है। अगर ये टास्क फुलफिल हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा, सो जो पर्सन है वो कैसा बनेगा, एकदम कॉम्पिटेंट बनेगा। देयर विल बी अ कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू लर्न एंड वर्क। वो पर्सन, वो चाइल्ड इन लेटर ऑन लाइफ वो एकदम कॉम्पिटेंट होगा, अच्छा होगा, और देयर इज अ एबिलिटी कि वो कुछ नया सीख पाएगा, नया काम कर पाएगा। अगर ये टास्क उसके स्कूल एज पीरियड में कंप्लीट नहीं हुआ था वो चाइल्ड का, सो वो पर्सन कैसा बनेगा, व्हाट विल बी द साइकोसोशल डेवलपमेंट, सो सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। उसको इंफीरियर फील होगा। इंफीरियर फील होना मीन्स, इंफीरियरिटी मीन्स પોતાની જાતને થોડું આમ બધાથી અલગ નીચે માને। नीचू, यस। द पर्सन विल फील कि वो सबसे नीचे है। सो इंफीरियरिटी की सेंस होगी डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड वर्किंग। उसको लगेगा कि वो कुछ लर्न नहीं कर पा रहा है, वो कुछ नया सीख नहीं पा रहा है, उसको ऐसा फील होता रहेगा। फिफ्थ फेज इज एडोलेसेंस फेज, दैट इज फ्रॉम 12 to 20 years। उसमें साइकोसोशल क्राइसिस क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी मींस उसको पता है कि वो क्या है, वो कौन है, सो दैट इज आइडेंटिटी। और उसके अगेंस्ट में क्या है, रोल कंफ्यूजन, वो आइडिया ही नहीं है कि व्हाट इज देयर रोल। टास्क क्या है ये फेज में, एडोलेसेंस फेज में, सो डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। उनको खुद की आइडेंटिटी का सेंस होना चाहिए कि वो कौन है पर्सन, क्या है वो पर्सन, उसके वो ही डेवलप करना है ये फेज में। अगर वो सक्सेसफुली आइडेंटिटी, उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप कर पाएंगे
तो क्या होगा, देयर इज अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, उनको पता होगा कि वो क्या है, वो कौन है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो अनश्योर अबाउट वंस ओन आइडेंटिटी, उनको श्योरिटी नहीं होगी कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है। हैव अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ, उनको खुद के बारे में ही कुछ पता नहीं होगा, सेल्फ से ही वो अवेयर नहीं होंगे। एक्सपीरियंस रोल कंफ्यूजन एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज उनको उनकी पहचान ही नहीं पता है, तो क्या करना है उन्हें, क्या नहीं करना है, देयर विल बी अ कंफ्यूजन एंड आर कंफ्यूज्ड अबाउट द फ्यूचर, उनको फ्यूचर में भी कंफ्यूजन होगा कि फ्यूचर में क्या करेंगे वो लोग, क्या नहीं करेंगे, दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। सिक्स्थ फेज इज अर्ली एडल्टहुड, दैट इज फ्रॉम 20 years to 35 years। उसमें क्या है, साइकोलॉजिकल क्राइसिस, दैट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। व्हाट इज इंटीमेसी? व्हाट इज इंटीमेसी? बॉन्ड बिल्डअप करे, रिलेशनशिप बिल्डअप। Yes, to connect with someone, to attach with someone, that is intimacy। अगर वो टास्क क्या होगा, अर्ली एडल्टहुड में वो पर्सन का एस्टेब्लिशिंग इंटीमेट बॉन्ड्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। ये जो अर्ली एडल्टहुड पीरियड है फ्रॉम 20 years to 30 years, उनका टास्क क्या है कि इंटीमेट बॉन्ड्स बनाने, अच्छे बॉन्ड्स, अटैच्ड बॉन्ड्स बनाने हैं विद देयर लव्ड वंस एंड अच्छी फ्रेंडशिप भी बिल्ड करनी है। दिस इज देयर टास्क। अगर ये फुलफिल हो जाता है, टास्क सक्सेसफुल हो जाता है, सो द पर्सन हैज द एबिलिटी टू लव डीपली एंड कमिट वनसेल्फ। अगर ये उनका जो टास्क था अर्ली एडल्टहुड में कंप्लीट हो गया, सो वो पर्सन कैसा होगा, वो किसी पर्सन को डीपली लव कर पाएगा और कमिट कर पाएगा टूवर्ड्स समवन, खुद के सेल्फ को वो कमिट कर पाएगा। अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया पर्सन, उसका जो टास्क था वो फुलफिल नहीं हुआ, सो इमोशनल आइसोलेशन होगा एंड ईगो सेंट्रिसिटी देखने को मिलेगी। वो पर्सन इमोशनली आइसोलेट रहेगा, वो इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होगा। देयर विल बी अ आइसोलेशन, कंप्लीटली वो इमोशनली किसी के साथ भी अटैच नहीं होगा एंड ईगो सेंट्रिसिटी देखने को मिलेगा। व्हाट इज ईगो सेंट्रिसिटी और ईगो सेंट्रिक? ईगो सेंट्रिक मीन्स સેલ્ફ સેન્ટર્ડ હોય, પોતાનું જ વિચાર, બીજાનો ફિલિંગ ના હોય. they are self-centered. There is a difference between egoistic and egocentric. Egoistic means the person who has lots of ego, but egocentric means they are self-oriented, वो खुद का ही सोचेंगे। they are isolated, वो दूसरों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं करते। they are self-oriented, वो खुद का ही सोचेंगे। Seventh phase is middle adulthood, that is from 35 to 65 years। The psychosocial crisis is generativity versus stagnation। Generativity means हम बोलते हैं नहीं कि यू आर सो जेनरस, ऐसा नहीं बोलते हैं किसी पर्सन को, यू आर सो जेनरस, दैट पर्सन इज सो जेनरस। तो व्हाट इज जनरेटिविटी? जेनरस मीन्स यू आर सो काइंड एंड जेनरस, ऐसा बोलते हैं ना, कभी सुना होगा तो पता होगा। तो व्हाट इज जेनरस और जनरेटिविटी? नो आइडिया? ओके, जेनरस मीन्स ऐसा पर्सन कि जो दूसरों के लिए केयर करने के लिए रेडी होगा, दूसरों के लिए कुछ भी करेगा वो। ऐसा नहीं है कि वो खुद का ही सोचता है, वो दूसरों के लिए कभी भी कुछ भी करेगा। व्हेन वी आर सेइंग यू आर सो काइंड एंड जेनरस, काइंड मीन्स यू आर सो गुड, काइंड आप बहुत अच्छे हो, एंड जेनरस मीन्स यू आर डूइंग केयर टू समवन, आप दूसरों की केयर कर रहे हो, सो दैट इज जनरेटिविटी। एंड स्टैग्नेशन मतलब this word also you have seen, like prevention of malaria, that is the stagnation of water। so what is stagnation? stagnation मतलब क्या? लाइक स्टबर्ननेस, एक बात पर अड़े रहते, आगे बढ़ते नहीं। हाँ, हम वाटर के टर्म्स में बोलते हैं कि वी हैव टू अवॉइड स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। सो एक जगह पर स्थिर नहीं होने देना है पानी। सो इसमें भी स्टेग्नेशन का मतलब वैसा ही है कि पर्सन स्थिर हो गया है, वो आगे ग्रो नहीं हो रहा है, देयर इज स्टेबिलिटी, एक स्टबर्ननेस है कि उसको आगे नहीं जाना है।
सो दिस इज द क्राइसिस. व्हाट इज द टास्क? उनको टास्क क्या करना है मिडल एडल्टहुड में? सो फुलफिलिंग लाइफ गोल्स दैट इन्वॉल्व फैमिली, करियर एंड सोसाइटी. उनको उनके लाइफ के गोल फुलफिल करने हैं, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? फैमिली भी होगी, करियर भी होगा एंड सोसाइटी भी होगी. अगर ये टास्क वो अच्छे से फुलफिल कर लेंगे, सो पर्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा? एबिलिटी टू गिव केयर फॉर अदर्स. दे विल बिकम जेनरस. अगर उनके गोल्स सारे फुलफिल हो जाएंगे, सो वो वह जेनरस होंगे, वो दूसरों को केयर, अदर्स के लिए वो केयर कर पाएंगे. अगर वो टास्क इनकम्प्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो देयर विल बी अ स्टैग्नेशन. कैसे? तो सेल्फ एब्जॉर्प्शन होगा, इनएबिलिटी टू ग्रो एज अ पर्सन. वो एक जगह पर स्थिर हो जाएंगे, स्टेगनेंट हो जाएंगे, वो एज अ पर्सन ग्रो नहीं होंगे. लास्ट फेज दैट इज लेटर एडल्टहुड फ्रॉम 65 years to death. So what is the psychosocial crisis? Integrity versus despair. What is integrity? Integrity आपने फिजिक्स में सुना होगा, सम्स करते थे तो देयर इज द इंटेग्रिटी. लिंक जुड़ेला है. We have to connect everything, that is called as integrity. And despair means? Despair means आइसोलेटेड फील करते, नेग्लेक्टेड ओल्ड एज हाँ, में. उनको यस अच्छा नहीं फील होगा. दे विल फील कि दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और उसको ऐसा लगेगा कि दे आर अलोन. दैट इज डिस्पेयर. उनका टास्क क्या है? फ्रॉम 65 years to death, लुकिंग बैक ओवर वंस लाइफ एंड एक्सेप्टिंग इट्स मीनिंग. अभी उनको, अभी वो 65 हो गए, उन्होंने सब अचीव कर लिया है. सो उनको अभी खुद की लाइफ में पीछे देखना है कि उन्होंने क्या किया, उनका मीनिंग क्या था, उनका पर्पस था, वो सब हुआ. सो दे हैव टू एक्सेप्ट देयर मीनिंग ऑफ इन देयर लाइफ. उनको उनकी लाइफ में पीछे झांक कर देखना है. दैट इज देयर मेन टास्क. अगर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो क्या होगा? सो सेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड फुलफिलमेंट. उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब तक उन्होंने जो भी किया देयर वाज सो गुड, सब अच्छा था. इंटीग्रिटी फील होगी, फुलफिलमेंट फील होगी. एंड अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, तो ओल्ड एज में वो पर्सन कैसा होगा? डिससेटिस्फेक्शन विद द लाइफ. उसको डिससेटिस्फेक्शन होगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसने कुछ किया ही नहीं है, उससे कुछ अच्छा हुआ ही नहीं. आपने कुछ कैसे ओल्डर पीपल को ऐसे बात करते हुए सुना होगा कि सम ओल्डर पीपल आर हैप्पी विद देयर लाइफ, कि उन्होंने जो भी किया अच्छा था. सम दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ. क्यों वो डिससेटिस्फाइड है? बिकॉज ये उनका टास्क है, वो अचीव नहीं हुआ था. अंडरस्टूड अबाउट द एरिक्सन्स साइकोसोशल डेवलपमेंटल थियोरी और स्टेजेस? Yes, ma'am. ओके. तो इंटरवेंशन, अभी ईच एंड एवरी स्टेज हमने देखा. सारे 8 के 8 स्टेज में आपको बीइंग अ नर्स कैसे इंटरवेंशंस करनी है. अगर हॉस्पिटल में है क्लाइंट, तो आपको कैसे ध्यान में रखना है? वी नो कि उनके ये टास्क होते हैं. सो उनके टास्क को ध्यान में रखते हुए, उनके जो क्राइसिस है उसको ध्यान में रखते हुए आप कैसे केयर दोगे? सो इंटरवेंशंस क्या करोगे? फर्स्ट इज इन्फेंसी. इन्फेंसी पीरियड वाला है. सो उसमें कौन सा था क्राइसिस? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. तो हमें मिसट्रस्ट डेवलप करना है या ट्रस्ट डेवलप करना है? Trust. हाँ. सो एनी हाउ वी हैव टू कंप्लीट दैट टास्क. तो कैसे करना है? सो होल्ड एंड टच द इन्फेंट फ्रीक्वेंटली. आपको उसके साथ अटैच होना है, तभी उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा. सो वो जो इन्फेंट है उसको फ्रीक्वेंटली होल्ड करो, टच करो. सो आपके साथ वो अटैच होगा एंड ट्रस्ट बिल्डअप होगा. ऑफर कंफर्ट आफ्टर पेनफुल प्रोसीजर्स. इन्फेंट हॉस्पिटलाइज है, आप कुछ भी पेनफुल प्रोसीजर्स कर रहे हो, लाइक इंजेक्शन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करो. सो उसको आपके साथ अटैचमेंट होगी, आप पर ट्रस्ट होगा. मीट द इन्फेंट्स नीड फॉर फूड, हाइजीन एंड कंफर्ट. इन्फेंट की नीड है, फूड की नीड. अगर वो क्राई करता है तो उसको तुरंत फूड दो. हाइजीन रिलेटेड उसकी नीड्स मीट करो, कंफर्ट उसको प्रोवाइड करो. Encourage the parents to play an active role while the infant is hospitalized. Yes, infant अगर hospitalized है तो उसका पेरेंट्स का भी एक एक्टिव रोल है कि वो भी केयर गिविंग में हेल्प करे. बिकॉज इन्फेंट पेरेंट्स के बगैर तो रह ही नहीं पाएंगे. सो उनके पेरेंट्स को भी आपको इन्वॉल्व करना होगा, तभी उसके जो टास्क है वो फुलफिल होंगे, वो दूसरों पर इजीली ट्रस्ट कर पाएगा. अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू इंटरवीन व्हेन द इन्फेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल? और इन्फेंसी पीरियड में आपको कैसे इंटरवेंशंस करनी है? Yes, ma'am.
नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा था क्राइसिस? व्हाट वाज द क्राइसिस? Shame versus doubt. Shame doubt. ऑटोनॉमी वर्सेस Shame doubt. शेम एंड डाउट, यस। सो हमें ऑटोनॉमी उसमें करनी है कि वो खुद से खुद करे, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो अलाउ सेल्फ फीडिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई अर्ली चाइल्डहुड वाला फेज का जो चाइल्ड एडमिटेड है, सो उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो खुद से खाए, जैसे भी खाए पर उसको खुद से खाने देना है। एनकरेज द चाइल्ड टू रिमूव एंड पुट ऑन ओन क्लोथ्स। आपको चाइल्ड को एनकरेज करना है कि खुद के क्लोथ्स खुद रिमूव करे, खुद पहने। अलाउ द चाइल्ड टू मेक चॉइसेस एंश्योरिंग सेफ्टी। उसको चॉइसेस के लिए टाइम दो। अगर फॉर एग्जांपल आप दो चीज दे रहे हो तो पेशेंट को पूछो कि कौन सा चाहिए, आपको क्या करना है आपको। हाँ, बट सेफ्टी भी एंश्योर करनी है। अगर कोई पेशेंट ऐसा चॉइस कर रहा है कि मुझे ये करना है एंड दैट इज नॉट सेफ फॉर द चाइल्ड, तो आपको बोलना है कि नहीं, यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज इट इज नॉट सेफ फॉर यू। बट पेशेंट को हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। वी हैव टू बिल्ड द ऑटोनॉमी, उसका टास्क फुलफिल करना है। नेक्स्ट, लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड में आप कैसे केयर करोगे? व्हाट इज द साइकोसोशल क्राइसिस? क्राइसिस क्या था? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? इनिशिएट करवाना नवी वस्तुओं हाँ, करवाना। हमें इनिशिएटिव उसमें बिल्ड करना है। सो कैसे करोगे? सो लेट्स डू दिस। ऑफर मेडिकल इक्विपमेंट फॉर प्ले। ऐसे पेशेंट को आप केयर करने चाहोगे तो ऐसे कुछ जो सेफ मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, लाइक स्टेथोस्कोप है या कुछ भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, आप उसको खेलने के लिए दो। उसको इनिशिएटिव लेगा वो कि क्या करना है क्या नहीं। रिस्पेक्ट द चाइल्ड्स चॉइसेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। उसके जो चॉइसेस है उसको आपको रिस्पेक्ट करनी है। वो चाइल्ड बोल रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, सो ओके, आपने उसको उसके चॉइसेस की रिस्पेक्ट करो। और उसके जो भी एक्सप्रेशंस है, वो जो भी फील कर रहा है, उसको भी आपको रिस्पेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, स्कूल एज चाइल्ड। स्कूल एज चाइल्ड में कौन सा साइकोसोशल क्राइसिस था? इंडस्ट्री वर्सेस Industry versus. इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। सो इंडस्ट्री मीन्स हमें कुछ डेवलप करना है, तो आप ऐसे ही करोगे कि चाइल्ड में कुछ डेवलप हो। तो एनकरेज द चाइल्ड टू कंटिन्यू द स्कूल वर्क व्हाइल हॉस्पिटलाइज। आपने देखा होगा कि जो स्कूल एज वाले चाइल्ड होते हैं उनको क्या होता है कि दे आर सो ओरिएंटेड टू देयर होमवर्क। उनको ऐसा होगा कि वो होमवर्क नहीं करेंगे तो मैम पनिशमेंट देगी। सो अगर ऐसा चाइल्ड एडमिट हो रहा है, सो उसको होमवर्क करना है तो कर ले लो, हॉस्पिटलाइज है स्टिल उसको होमवर्क करना है तो यू कैन अलाउ देम। encourage the child to bring favorite activities to hospitals। अगर ये स्कूल एज वाला चाइल्ड है और उसके फेवरेट टॉयज, फेवरेट एक्टिविटीज लाइक कलर बुक है, कलरिंग करना बस अच्छा लगता है या कुछ भी है, तो वो भी उस हॉस्पिटल में लाके वो कर सकता है। यू हैव टू एनकरेज। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या था? Identify versus role confusion. आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो हमें आइडेंटिटी उसकी बिल्डअप करनी है। तो एडोलेसेंट्स को कैसे आप इंटरवीन करोगे? सो टेक द हेल्थ हिस्ट्री एंड परफॉर्म द एग्जामिनेशन विदाउट पेरेंट्स प्रेजेंट। यस, अगर आप एडोलेसेंस की हेल्थ हिस्ट्री ले रहे हो या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, सो उसके पेरेंट्स को आप साथ में रखोगे? नो। नो, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी। आप उसके पेरेंट्स के बिना ही उसका करोगे, सो उनको भी फील हो कि ना, नाउ दे आर ग्रोन अप, उनकी खुद की आइडेंटिटी है। सो पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करो। अलाउ द एडोलेसेंट अ चॉइस इन प्लान ऑफ केयर। आप जो भी केयर करने वाले हो, आपने जो प्लान क्रिएट किया है कि आप ये मेडिसिन दोगे ये, सो उसमें भी उसको इन्वॉल्व करो। उसकी चॉइस जो है उसको इन्वॉल्व करो प्लान ऑफ केयर। अर्ली एडल्टहुड में क्या था? Intimacy versus isolation. हाँ, so what we have to build? हमें क्या बिल्ड करना है? रिलेशन। हाँ, तो इंटीमेसी पेरेंट की जनरेट करनी है, मेंटेन करनी है। सो अर्ली एडल्टहुड में क्या होगा? सो इंक्लूड द सपोर्ट फ्रॉम देयर क्लाइंट्स, पार्टनर और सिग्निफिकेंट अदर्स इंक्लूडिंग फैमिली सपोर्ट। वी नो कि उनकी इंटीमेसी किसके साथ थी? उनके लव्ड वंस और उनके फ्रेंडशिप्स के साथ इंटीमेट थी। उनका टास्क ये था।
तो जब भी क्लाइंट हॉस्पिटलाइज है तो उसका जो भी सपोर्ट है, लाइक उसका पार्टनर है या सिग्निफिकेंट अदर मीन्स उसका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, या फिर फैमिली सपोर्ट, जो भी है उसको इंक्लूड करो केयर में. असिस्ट विथ रिहेबिलिटेशन एंड कॉन्टेक्टिंग सपोर्ट सर्विसेज एज नीडेड बिफोर रिटर्न टू वर्क. यस, अगर पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है और उसके नॉर्मल वर्क रूटीन लाइफ वो स्टार्ट करता है, तो उससे पहले उसको सपोर्ट सर्विसेज का कांटेक्ट करके दो कि जहां से वो हेल्प ले सके बिफोर स्टार्टिंग और रिटर्निंग टू देयर वर्क. मिडल एडल्टहुड में कैसे इंटरवीन करोगे आप? सो असिस्ट इन चूजिंग क्रिएटिव वेज टू फॉस्टर सोशल डेवलपमेंट. मिडल एडल्टहुड में आप ऐसे क्रिएटिव वेज यूज करोगे कि उससे उसके सोशल डेवलपमेंट एनहांस हो, फॉस्टर हो, अच्छे से सोशली डेवलपमेंट हो उसकी. क्यों? बिकॉज उसमें क्या था, उसको जेनरस बनना था. वो अगर अच्छे से उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी तभी वो जेनरस बन पाएगा. एनकरेज वॉलंटियर एक्टिविटीज. जो भी वॉलंटियर एक्टिविटीज है, वॉलंटियरिंग मीन्स उसको खुद से कुछ दूसरों के लिए करना है, सो वो भी एनकरेज कर सकते हो, तो तभी वो पर्सन जेनरस होगा. लेटर एडल्टहुड में कैसे केयर करनी है, इंटरवेंशन करना है. लिसन अटेंटिवली टू रेमिनिसेंट स्टोरीज अबाउट देयर लाइव्स अकम्प्लिशमेंट. यस, अगर कोई अडल्ट ओल्डर एडल्ट है, लेटर एडल्टहुड मीन्स 65 प्लस है टिल डेथ, तो वो आपको उसकी स्टोरीज, रेमिनिसेंट स्टोरीज बताता है जो अकम्प्लिश्ड नहीं हुई थी, लाइक अकम्प्लिश्ड थी, तो वो स्टोरीज आप सुनो उनके बारे में. अगर उनकी अच्छी स्टोरीज है, दे आर नाउ हैप्पी विद देयर लाइफ, वो भी स्टोरीज सुनो. अगर दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, उनकी दुख भरी कहानी है, वो भी आपको सुननी होगी. यू हैव टू लिसन अटेंटिवली. असिस्ट विथ मेकिंग चेंजेस टू लिविंग अरेंजमेंट्स. यस, अभी ऐसे फेज में है कि उनको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे इन देयर लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ देयर इलनेस. सो उनको हेल्प करो कि आप कैसे अरेंजमेंट्स में चेंज कर सकते हो, लिविंग अरेंजमेंट्स में क्या चेंजेस करनी है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरवीन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेजेस. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ. So let's see the clinical judgment box. एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे. A parent of a 3-year-old tells the clinic nurse that the child is rebelling constantly and having temper tantrums, and that as a parent they do not know what to do about it. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेरेंट्स है, वो क्लिनिक नर्स को बोल रहे हैं उनके 3 साल का बच्चा है, वो कॉन्स्टेंटली रिबेल कर रहा है. रिबेलिंग मीन्स, रिबेल मतलब એમની વાત માનતું નહીં હોય. यस, वो एंग्री हो रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा, उनके अगेंस्ट जा रहा है. सो कॉन्स्टेंटली रिबेलिंग एंड हैविंग टेम्पर टेंट्रम. टेम्पर टेंट्रम्स आपने देखे होंगे बच्चों के. सो उसको कंटिन्यूअसली टेम्पर टेंट्रम्स आ रहे हैं एंड पेरेंट्स को पता नहीं है कि इसका क्या करें. सो यूजिंग एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंटल थियरी, आपको क्वेश्चन में दिखा गया होगा कि कौन सी थियरी आपको इंप्लीमेंट करनी है, बिकॉज देयर आर वेरियस थियरी. सो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया होगा कि आपको कौन सी थियरी के बारे में सोचना है. सो इन दिस दे आर टेलिंग यू कि यूजिंग एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंटल थियरी, the nurse generate a solution for the parents and plan to provide the following recommendations. 3 year है, मतलब कौन सा स्टेज आएगा? अर्ली चाइल्डहुड. Childhood. अर्ली चाइल्डहुड. सो उसमें जो भी क्लाइंट की नीड है, जो भी टास्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशंस देने होंगे. सो द नर्स विल रेकमेंड सेट लिमिट्स ऑन द चाइल्ड्स बिहेवियर, कि चाइल्ड के बिहेवियर पर लिमिट रखो. लिमिट रखना मतलब कैसे कि यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, लाइक दैट. एड्रेस द चाइल्ड्स बिहेवियर व्हेन द चाइल्ड हैज अ टेम्पर टेंट्रम. अगर टेम्पर टेंट्रम आता है पेशेंट को और चाइल्ड को, सो उसका बिहेवियर कैसा है वो ध्यान में रखो. कि अगर पेशेंट को आपने कुछ ना किया, मना किया, सो वो टेम्पर टेंट्रम करेगा. सो उसका बिहेवियर कैसा है वो एड्रेस करना है. प्रोवाइड अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल. और आपको पेरेंट्स को बोलना है कि आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है अपने चाइल्ड को कि ये बिहेवियर क्यों अनएक्सेप्टेबल है. आप ये जो कर रहे हो चाइल्ड को, कि ये नहीं करा जा सकता, क्यों इट इज अनएक्सेप्टेबल, इसका रीजन देना है.
So these are the options. आपको options जब question एग्जाम में पूछेंगे, so there will be only one option, इस तीन में से एक होगा, और दूसरे जो options होंगे वो अलग अलग फेज वाले होंगे, like infancy, late childhood, फिर एडोलेसेंट, ऐसे ऑप्शंस होंगे, या फिर ऑप्शंस दूसरी थियोरी के होंगे. बट यू हैव टू रिमेम्बर कि आपको एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थियोरी इंप्लीमेंट करनी है, एंड दैट इज ओनली फॉर द 3-year चाइल्ड. अंडरस्टूड? यस और Yes, नो? ma'am. आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको ये नोट खास करना है. क्राइसिस आपको पता होगा तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट आप थिंक कर पाओगे. सो यू हैव टू राइट द स्टेजेस विद द ईयर, एज and their crisis for psychosocial developmental theory. Got it? Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट, अभी दूसरे साइंटिस्ट की बात है. एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंटल थियरी खत्म हो गई. अभी दूसरा साइंटिस्ट है, दैट इज जॉन पियाजे. उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. उससे कौन सी थियरी थी? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी. सो अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थियरी, उसकी थियरी क्या बोल रही है? व्हाट इज हिज थियरी टेलिंग टू यू? सो पियाजेस थियरी ऑफ cognitive development defines cognitive acts as the way in which the mind organizes and adapts to its environment, that is mental mapping. उसके अकॉर्डिंग, पियाजेस की थियरी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो? उसकी थियरी क्या बोल रही है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मींस रिलेटेड टू ब्रेन, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल होगा चाइल्ड का, सो उससे पता चलेगा वो पर्सन है, वो ऑर्गेनाइज करेगा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको अडेप्ट करेगा. सो इन शॉर्ट मेंटल मैपिंग होगी उसकी, अच्छी होगी मेंटल मैपिंग. स्कीमा रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ थॉट. और उसकी थियोरी में ये सारे टर्मिनोलॉजीज है. स्कीमाटा, एसिमिलेशन. उसकी थियोरी के बारे में पता चल गया है कि वो क्या बोल रहा है. सिंपली हमने पहले देखा साइकोसोशल डेवलपमेंट. ये जो साइंटिस्ट है जॉन पियाजे, वो बोल रहा है कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड ईच एंड एवरी स्टेज में डिफरेंट कॉग्निशन होता है चाइल्ड का. उनकी थिंकिंग एबिलिटी, उनकी एडेप्शन एबिलिटी डिफरेंट होती है. सो मेंटल मैपिंग स्टेज वाइज अलग अलग होगा. ये थियोरी कॉग्निशन पर फोकस कर रही है, नॉट साइकोसोशल डेवलपमेंट. और उसमें थियोरी में एक वर्ड है दैट इज स्कीमा. स्कीमा मतलब क्या? कि एक पर्सन की कैपेसिटी कि वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ थॉट को कैसे रिफर करता है. लाइक रिफर करना मीन्स कि पर्सन का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसा है. अगर स्कीमा अच्छा है तो उसका मतलब कि उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अच्छा है, उसका थॉट का जो फ्रेमवर्क है, थॉट प्रोसेस है, उसकी अच्छी है. अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमा? यस और नो की कंफ्यूजन है? Yes, ma'am. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्कीमाटा. स्कीमाटा का मतलब क्या होगा? स्कीमाटा का मतलब, schemata are categorized that an individual forms in their mind to organize and understand the world. schema मतलब उसकी cognitive structure जो है वो. और इस schemata मतलब क्या कि जो भी child है, जो भी person है, वो अपने mind को सारे कैसे organize करेगा कि वो world को अच्छे से समझ पाए. The individual forms in their mind to organize and understand the world. वर्ल्ड को कैसे समझना है, क्या करना है, वो उसको कैसे फॉर्म करना है, that is schemata. A young child only has only a few schemata which to understand the world. Gradually these increased in a number. Schema means cognitive structure. Schemata means धीरे धीरे वो डेवलप करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा दुनिया को समझने के लिए. अगर वो चाइल्ड यंग है तो उसमें थोड़े स्कीमेटा होंगे बिकॉज उसने अभी इतना समझा नहीं है. जैसे जैसे वो बड़ा होगा स्कीमेटा बढ़ते जाएंगे उसके अंदर, एंड ग्रेजुअली वो नंबर में इंक्रीज हो गया और दुनिया को समझ, दुनियादारी की समझ उसको आ जाएगी. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? छोटे बच्चों को उतनी दुनियादारी की समझ नहीं होती जितना बड़े लोगों को होती है, एंड दैट इज कॉल्ड ए स्कीमेटा. वो अपने कॉग्निशन का यूज करके दुनिया को समझने का ट्राई करते. तो छोटे बच्चों में स्कीमेटा कम होगा, बड़े लोगों में स्कीमेटा ज्यादा हो. एडल्ट यूज अ वाइड वेराइटी ऑफ स्कीमेटा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. जो एडल्ट्स है, जो बड़े लोग हैं, वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ स्कीमेटा यूज करेंगे दुनिया को समझने के लिए. अंडरस्टैंड? Yes. ओके. assimilation मतलब क्या? so assimilation is the ability to incorporate new ideas,
objects and experiences into the framework of one's thought. असिमुलेट करना मतलब पूरे उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, उसकी जो सोच है, उसमें नए आइडिया डालना, नए ऑब्जेक्ट्स डालना, नए एक्सपीरियंसेस डालना। आपको पता होगा कि चाइल्डहुड से आज तक आपने कितने सारे एक्सपीरियंस अपने दिमाग में डाले हैं, कितने सारे आइडियाज डाले हैं, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स अपने स्टोर किए हैं। सो दैट इज आप अंदर डाल रहे हो सारे नए आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस in your thought process. That is called as assimilation. The growing child will perceive and give meaning to new information according to what it already known and understood. जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होगा उसकी वो जो नई इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे तब आपको नर्सिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सारी पता थी, यस और नो? जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे या 10th स्टैंडर्ड में थे नहीं पता थी। जैसे जैसे आप बड़े हुए आपने नई इंफॉर्मेशन अंदर डालना स्टार्ट किया, न्यू इंफॉर्मेशन आपने समझना स्टार्ट किया कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड एज असिमुलेशन। आप अंदर नई इंफॉर्मेशन अंदर डाल रहे हो, आपके दिमाग में, आपके फ्रेमवर्क में डाल रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड एज असिमुलेशन। Next is accommodation. Accommodation means what? So accommodation is the ability to change a schema to introduce new ideas, objects or experiences. आपने अब तक पढ़ाई की थी कि ये होना चाहिए, अभी आपको कुछ नया सीखने को मिला, सो यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन, यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू अकोमोडेट। आपकी जो अब तक की स्कीमा थी कि लाइक दिस, अभी मैंने बोला कि वी नो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, नियोनेट, टॉडलर, देन प्री स्कूलर और इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, हमने अब तक वो पढ़ा था। इन दिस चैप्टर यू आर स्टडीइंग अ न्यू ग्रुप्स, एज वाइज आपने नया स्टडी किया। सो यू आर एक्सेप्टिंग दैट, यू आर अडेप्टिंग टू दैट। आपने अपनी जो स्कीमा थी, पहले आपका कॉग्निशन वो ही था कि देयर इज नियोनेट, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, बट आपने नई इंफॉर्मेशन डाली, आपने अपना स्कीमा चेंज किया एंड नए आइडियाज, नए ऑब्जेक्ट्स एंड नए एक्सपीरियंसेस अंदर डाले, आपने चेंज किया, अडेप्ट किया। सो दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। किसी नई इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आप खुद को चेंज कर रहे हो। अकोमोडेशन चेंजेस द मेंटल स्ट्रक्चर सो दैट न्यू एक्सपीरियंसेस कैन बी एडेड। अगर आप अपने मेंटल ये अकोमोडेशन नहीं करोगे, आप नई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे तो वही याद रखना है, सो नए एक्सपीरियंसेस, नई इंफॉर्मेशन आप स्टोर नहीं कर पाओगे। सो अकोमोडेशन से क्या होगा, मेंटल स्ट्रक्चर चेंज होता है और आप नए एक्सपीरियंसेस, नई इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर पाओगे। अंडरस्टूड व्हाट इज अकोमोडेशन? यस और नो? Yes, ma'am. So this is all about the theory. उसकी थियरी इतना याद रखो कि एरिक्सन ने साइकोसोशियल डेवलपमेंट पर थियरी दी थी और जॉन पियाजे है उसने कॉग्निटिव पर दी है, मतलब रिलेटेड टू ब्रेन। अब उसमें जो स्टेजेस हमने 8 पढ़े, इसके भी स्टेजेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के भी स्टेजेस है। सो लेट्स स्टडी ईच एंड एवरी स्टेज। इसमें फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थियरी, इट फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज और उसमें एज क्या है, बर्थ टू 2 years। पहले में स्टेज क्या था, साइकोसोशियल में कौन सा स्टेज फर्स्ट था? Infants. इन्फेंसी। और एज ग्रुप क्या थी? 0 birth to 18 But months. to it. Birth to 1.5 year or 18 months. According to Piaget, first stage is sensory motor stage and it is from birth to 2 years. So depending on अलग अलग थियरी में अलग अलग एज ग्रुप है, so that's why it is important कि आप भूल ना जाओ, you have to note it down कि फर्स्ट स्टेज इसमें ये है, ऐसे डिफरेंस जैसा कर दो कि इसमें फर्स्ट स्टेज ये है, what is this age group and psychosocial crisis. According to Piaget's theory, first stage ये है and the age group is birth to 2 years. उसमें क्या होगा, ये स्टेज में क्या होता है, from birth to 2 years development proceeds from reflex activity to imaging and solving problems through the sense of moment. आपको पता है कि जब बर्थ होगी तो उसमें कोई लाइक डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ रिफ्लेक्सेस होते हैं चाइल्ड में। सो धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट बढ़ती है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी से अभी इमेजिंग करना स्टार्ट करेगा, इमेजिनेशन होगी उसकी, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा थ्रू द सेंसेस। वो चाइल्ड अभी 2 साल क्या हो गया है बर्थ से लेके, सो सेंसेस का यूज करके, मोमेंट्स का यूज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेगा।
द infant और toddler learns about reality and how it works. अभी जो infant और toddler है, we know कि from birth to 2 years it is called as infant and toddler दोनों combine किए because 1 year के बाद वो toddler बोला जाएगा. तो जो infant और toddler है वो रियलिटी के बारे में भी सोचना स्टार्ट करेगा कि हाँ दिस इज द रियलिटी एंड कैसे वो वर्क करती है रियलिटी वो सोचेगा. The infant or toddler does not recognize the object continue to be in the existence if they are out of the visual field. Yes. उनके लिए क्या होगा, जितना उसको दिखता है उतना ही फैक्ट है. जिसको जितना उसको दिखता ही नहीं है, उसका विजुअल के फील्ड के बाहर है, that does not exist in the world. उसके लिए क्या है, जितना उसको दिखेगा कि हाँ ये लोग फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जांपल दूं कि आपके कोई रिलेटिव का एक चाइल्ड है जो बर्थ से 2 year का है, उसको इंट्रोड्यूस कराया है कि दिस इज देयर आंट. सो वो उनको ही पहचानेगा. उनकी दूसरी आंट है उसने कभी देखा ही नहीं है, उनके विजुअल फील्ड से बाहर ही है, सो उसको पता ही नहीं है कि दे डज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. सो ये लोगों के लिए क्या होता है, जितना उनके विजुअल फील्ड में होता है उतना ही एग्जिस्ट करता है, बाकी का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. दिस इज अबाउट सेंसरी मोटर स्टेज. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Second stage of Piaget's theory is pre-operational stage. What is the age group? It is from 2 to 7 years. 2 साल से 7 साल तक जो स्टेज है that is called as pre-operational stage. उसमें चाइल्ड क्या करेगा, कैसी कॉग्निटिव उसकी डेवलपमेंट होगी. So the child learns to think in terms of past, present and future. अभी चाइल्ड लर्न करेगा सोचने के बारे में, सोचने का लर्न करेगा कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसको अभी ये सब पता चलेगा. छोटे बच्चों को 2 साल के बच्चे को पता होगा कि व्हाट इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट 2 से 7 साल में उसको पता चलेगा कि व्हाट इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. द चाइल्ड मूव्स knowing the world through sensation and movements to pre-logical thinking and finding solutions to problems. Yes, ये जो चाइल्ड होते हैं वो पहले वो चाइल्ड क्या थे, सेंसेशन और मूवमेंट से ही दुनिया को समझते थे. अभी ये चाइल्ड सेंसेशन और मूवमेंट से थोड़े आगे ही निकले हैं. एंड प्री लॉजिकल थिंकिंग, प्री लॉजिकल थिंकिंग मतलब लॉजिक बिना वाली थिंकिंग. जो ये बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा लॉजिक नहीं होता, उनके प्री लॉजिकल वर्ल्ड में होते हैं और उसकी थिंकिंग से वो अपने सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे. द चाइल्ड इज ईगोसेंट्रिक. ये चाइल्ड भी कैसे होंगे, ईगोसेंट्रिक होंगे, वो सेल्फिश होंगे, वो खुद का ही सोचेंगे बिकॉज दे आर इन दिस एज ग्रुप. द चाइल्ड इज अनएबल टू कंसेप्चुअलाइज एंड रिक्वायर्स कॉन्क्रीट एग्जांपल्स. ये जो हमने एज ग्रुप देखी 2 to 7 years, तो ये चाइल्ड को अभी लाइक उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होंगे. आपको कुछ उनको समझाना होगा तो आपको उसको कुछ एग्जांपल्स देके समझाना पड़ेगा. आप डायरेक्टली ऐसा बोल दोगे कि ये होता है ये होता है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड. यू हैव टू गिव सम कॉन्क्रीट एग्जांपल्स कि उनको समझ आए, बिकॉज उनका अभी कॉन्सेप्ट समझने की एबिलिटी नहीं है. दे आर नॉट एबल टू कंसेप्चुअलाइज एवरीथिंग. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. थर्ड स्टेज है दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. स्टेज एज ग्रुप इज 7 to 11 years. इसमें चाइल्ड उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होगी, कॉग्निटिव वर्क, उसका ब्रेन कैसे वर्क करेगा. द चाइल्ड इज एबल टू क्लासिफाई, ऑर्डर एंड सॉर्ट फैक्ट्स. अभी ये जो चाइल्ड है वो सब क्लासिफाई कर पाएगा. क्लासिफिकेशन मींस डिवाइड, ग्रुपिंग करना कि दिस इज कॉल्ड एज दिस. वो ग्रुप सब डिफरेंट क्लासिफाई कर पाएगा, ऑर्डर कर पाएगा सब इन ऑर्डर रिस्पॉन्स, एंड सारे फैक्ट्स है वो सॉर्ट आउट करेगा कि हाँ दिस आर द फैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट, दिस आर द फैक्ट्स ऑफ हेल्थ. तो वो सारे फैक्ट्स को सॉर्ट आउट करेगा, डिफरेंट रखेगा, ऐसा नहीं कि सब कंबाइन हो जाएगा. द चाइल्ड मूव्स फ्रॉम प्री लॉजिकल थॉट टू सॉल्विंग कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स थ्रू लॉजिक. अभी जैसे 7 year to 11 years में चाइल्ड एंटर होगा, सब उसकी प्री लॉजिकल थॉट्स थी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, वो अभी उसमें से मूव हो जाएगा और अभी वो लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट करेगा. नाउ देयर इज अ लॉजिक, उनकी बातों में लॉजिक होगा एंड लॉजिक का यूज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम 7 to begins to develop abstract thinking. अभी उसकी abstract thinking डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी from 7 to 11 years. The child is less egocentric and thinks about how the others may view a situation. अभी ये child है 7 to 11 years में, अभी child egocentric नहीं होगा.
he will not be selfish that much, और उसको वो सोचेगा कि दूसरे लोग ये सिचुएशन में के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग क्या करेंगे, ऐसा वो बच्चे सोचेंगे. So this is all about concrete operational stage. Next is formal operational stage. Formal operational stage is from 11 years to adulthood. So उसमें पर्सन का ब्रेन डेवलपमेंट और कॉग्निशन कैसा होगा? द पर्सन इज एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली. अभी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्सोल्यूट थिंकिंग करेगा, एंड अभी तो वो फुल्ली लॉजिकल सोचेगा, बिकॉज 7 to 11 years में ही उसका लॉजिक थिंकिंग डेवलप हो गया था, तो अभी वो कम्प्लीटली लॉजिकल ही थिंक करेगा. The logical thinking is expanded to include solving abstract and concrete problems. अभी 7 to 11 years में उसने लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर दी थी, बट अब उसकी लॉजिकल थिंकिंग एक्सपांड हुई है, ग्रो हो रही है, कि उससे वो एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके, रिजॉल्व कर सके. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट. साइंटिस्ट की थियरी हमने देखी. कौन से साइंटिस्ट की थियरी देखी हमने? जॉन पेजेट. जॉन पियाजेस थियरी. तो आज के लिए 2 ही थियरी रखते हैं, बिकॉज जितने थियरी ज्यादा मैं बोलूंगी उतने कंफ्यूज हो जाओगे. नेक्स्ट लॉरेंस कॉलबर्ग की है थियरी. उसकी थियरी का नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट. मोरल डेवलपमेंट. पहले हमने कौन से साइंटिस्ट की थियरी देखी थी? एरिक्सन. एरिक एरिक्सन. उसकी थियरी का नाम क्या था? साइकोसोशल डेवलपमेंट. Social साइकोसोशल development, डेवलपमेंट. सेकेंड साइंटिस्ट वाज cognitive development, साइंटिस्ट वाज Jen Piaget. Jane Piaget, जॉन पियाजेस. यस. उसकी थियरी का नाम क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो ऐसे ही थर्ड साइंटिस्ट है, दैट इज लॉरेंस कॉलबर्ग. उसकी मोरल डेवलपमेंट है. फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड. उसकी डेवलपमेंट थियरी का नाम है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. तो ऐसे ऐसे हम ईच एंड एवरी साइंटिस्ट की सारी थियरीज पढ़ेंगे कि उसकी थियरी का स्टेज का मतलब क्या है और ऐसे स्टेज में कैसे इंटरवेंशन करना है. तो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ टुडेज क्लास. आज हमने देखी एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थियरी. उसकी थियरी क्या बोल रही है आपको? टेल मी. उसकी थियरी आपको क्या बोल रही है? બર્થ થી ડેથ સુધી ટોટલ 8 સ્ટેજીસ હોય એ બધાએ ક્લિયર કરવા પડે. हाँ. human life cycle. हाँ. और अगर उसमें टास्क होते हैं, वो टास्क कंप्लीट करने होते हैं. अगर टास्क इनकम्प्लीट हो जाएंगे तो पेशेंट का जो साइकोसोशल डेवलपमेंट है वो कैसा होगा? ઇમ્પેર પ્રોપર નહીં હોય. इम्पेयर हो जाएगा. हाँ, अच्छा नहीं होगा. और अगर वो टास्क फुलफिल हो गए तो उसका साइकोसोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा. एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट क्या है? एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट, बट इन रेफरेंस टू द सोशल, मतलब सोसाइटी के और कल्चर के अकॉर्डिंग वो पर्सन का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है. सो दैट इज द साइकोसोशल डेवलपमेंट. अंडरस्टूड? Yes, Yeah. ma'am. फिर हमने उसके 8 स्टेजेस देखे. सो स्टेजेस आर लाइक दिस: infancy, early childhood, late childhood, school age, adolescent, early adulthood, middle adulthood, and later adulthood. Age group: birth to 18, 18 to 3 years, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 20, 20 to 35, 35 to 65, 65 to death. कौन से क्राइसिस वो फेस करेगा? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. ईच एंड एवरी स्टेज में उसके कौन से टास्क है? अटैचमेंट टू द प्राइमरी केयर गिवर. अगर ये टास्क सक्सेसफुल हो गया तो पर्सन कैसा होगा? अनसक्सेसफुल हो गया तो पर्सन कैसा होगा? नेक्स्ट, गेनिंग सम बेसिक कंट्रोल ओवर सेल्फ एंड एनवायरनमेंट, दैट इज ऑटोनॉमी. अगर ये टास्क फुलफिल हो जाएगा तो पर्सन ऑटोनॉमिक बनेगा. अगर टास्क अनसक्सेसफुल होगा तो देयर विल बी शेम एंड सेल्फ डाउट होगा. इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. उसको इनिशिएटिव लेना है, टास्क पर्पसफुल एंड डायरेक्टिव बनना है. अगर वो हो गया तो पर्सन इनिशिएटिव ही रहेगा, सारी चीज में वो खुद
एक्टिविटीज करेगा, उसको पर्पस पता होगा। अगर वो नहीं कर पाया, अनसक्सेसफुल हो गया ये टास्क, तो देयर विल बी अ गिल्ट। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में टास्क क्या था? सोशल, इंडस्ट्री कुछ डेवलप करना है, सो सोशल फिजिकल लर्निंग स्किल्स सारे डेवलप किए। अगर वो सक्सेसफुल हो गया, सो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सनालिटी हुई। एंड अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया, सो देयर विल बी इंफीरियरिटी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. So this is how it is continued. You have to read this and you have to remember the main thing, that is age group and crisis. आपको स्टेज के एज ग्रुप के बारे में पता होगा तो आपको पता। अब ये तो अपने आप ही गैस कर सकते हो कि अगर टास्क आपको याद नहीं रहेगा तो सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर यू नो कि देयर इज अ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सो एनी हाउ यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे, if you will not build the trust, there will be mistrust. Second, आपको ये इतना ही आपने टेबल लर्न किया है, so you know there is autonomy versus shame and doubt. So anyhow you have to make the child independent. अगर वो नहीं हुआ, so there will be shame and doubt. So try to remember this thing. इतना तो आपको याद रखना ही है। अगर ये भी रहता है, so that is so good. पूरा रहेगा तो that is so good. पर अगर you cannot remember the whole table, but इतना तो आपको anyhow याद रखना है, the stages with their age group and उसके क्राइसिस क्या है। अंडरस्टूड? Yes, Yes. तो इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस। आप बीइंग अ नर्स, वो हॉस्पिटल में है, सबको कैसे इंटरवीन करना है, इन्फेंसी में आप कैसे अप्रोच करोगे, ट्रीटमेंट दोगे, अर्ली चाइल्डहुड में क्या करना है, लेट चाइल्डहुड में क्या करोगे, मिड स्कूल एज चाइल्ड है और हॉस्पिटलाइज है तो क्या करना है, एडोलेसेंट पीरियड में क्या करोगे, अर्ली एडल्टहुड में, मिडल एडल्टहुड में, लेटर एडल्टहुड में आपको कैसे ट्रीट करना है, बीइंग अ नर्स आपको कैसे ध्यान देना। I will ask you tomorrow. You have to read this. I know it is difficult to remember, but still you have to read this. फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, यू हैव बीन गिवन विथ हिस्ट्री कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा बिहेव कर रहा है एंड एक्स वाई जेड। फिर यूजिंग एक्स वाई जेड थियरी, जैसे इसमें एरिक एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंटल थियरी लिखी है, सिर्फ ऐसा भी लिखेंगे, सिर्फ साइंटिस्ट का नेम, यूजिंग पियाजेस थियरी। तो हमें पता है कि पियाजेस ने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल वाली थियरी दी थी, तो उसके स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमें सोचना है। तो इट they will provide you the information कि आपको कौन सी थियोरी के बारे में सोचना है, because there are so many different theories. So using Erik Erikson's theory, नर्स क्या सॉल्यूशन देगी पेरेंट्स को, so these are the examples कि ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। देन हमने सेकेंड थियोरी पढ़ी, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थियोरी गिवन बाय जॉन पियाजे। उसकी थियोरी क्या बोल रही है कि पर्सन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या, कि वो पर्सन अपने दिमाग को ऐसे ऑर्गेनाइज करता है और ऐसे एडेप्ट करता है विद द एनवायरनमेंट। इन शॉर्ट वो अच्छे से मेंटल मैपिंग उसकी हो रही है, उसका मेंटल ग्रोथ हो रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट्स थियरी। उसमें उसने डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग समझाए, व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज स्केमेटा, व्हाट इज असिमुलेशन एंड व्हाट इज अकोमोडेशन। स्कीमा मतलब क्या? स्कीमा मतलब क्या? Cognitive structure and framework of thought. हाँ, सो एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको ऐसे बोल रही हूँ कि एक पर्सन है, इसका ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, दिस इज द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, सो दिस इज कॉल्ड एज स्कीमा। अगर बहुत सारे स्कीमा मिलकर वो ऑर्गेनाइज करता है दुनिया को समझने के लिए, बहुत सारे ऐसे मिक्स करके कैटेगराइज करेगा कि ये समझने के लिए मुझे ये करना है, ये समझने के लिए ये करना है। सो द कैटेगरी कि जिसमें सारे स्केमाटा उसमें इन्वॉल्व करेगा, सो बहुत सारे स्कीमा मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज स्केमाटा। स्केमेटा की वजह से वो दुनिया को समझेगा, दुनियादारी की समझ आएगी उसकी। तो सिंपल एग्जांपल, छोटा बच्चा होगा, उसमें स्केमेटा कितने होंगे? कम होंगे। देयर इज नो एनी वाइड, उसने उतना एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, दुनिया ही नहीं दिखी उसको, उसके लिए दुनिया सिर्फ इतनी है, उसके लिए दुनिया सिर्फ इतनी है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारे अलग अलग कॉग्निटिव फ्रेमवर्क उसमें डेवलप होंगे, बहुत सारी स्कीमा उसमें डेवलप होंगी। सो दिस इज द हाई नंबर ऑफ स्केमाटा। बहुत सारे स्कीमाटा उसने डेवलप किए हैं। नाउ द पर्सन कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मोर
in a more advanced way or in a better way. So this is schemata. What is assimilation? Assimilation means what is assimilation? જે બી પર્સન ના થોટ છે એમાં નવા આઈડિયા ઓબ્જેક્ટ્સ એક્સપિરિયન્સ ને ઇન્વોલ્વ કરે. हाँ, अभी वो पर्सन है, उसके दिमाग में नए आइडिया, नए ऑब्जेक्ट्स, नए एक्सपीरियंसेस अंदर डालता ही रहेगा. तो जो एडिंग कर रहा है वो, दैट इज कॉल्ड एज असिमिलेशन. अंडरस्टूड? યસ. हाँ. सो व्हाट इज अकोमोडेशन? अकोमोडेशन मतलब એનું જે પરસેપ્શન છે એ ચેન્જ થશે. हाँ, अब तक जो वो सोच रहा था उसमें थोड़ा अडेप्ट करना है, उसको चेंज करना है. नई स्कीमा, नई स्कीमा मीन्स नई चीजें, नई इंफॉर्मेशन, नए आइडियाज, नए ऑब्जेक्ट्स, नए एक्सपीरियंसेस उसको ऐड करने हैं. उसकी जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी उसमें अभी बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि ये जो था वो डिफरेंट था. नाउ दिस इज ऑल्सो देयर. तो उसको चेंजेस करने हैं उसकी खुद की इंफॉर्मेशन में. तो अगर चेंजेस होगा तभी कुछ नया ऐड होगा. अगर पेशेंट चेंज से ही रेजिस्ट हो जाएगा तो नया कुछ भी सीख नहीं पाएगा. वी नो दैट कि कुछ नया सीखने के लिए उसको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा. उसकी जो स्टबर्ननेस है उसको खोलनी पड़ेगी. सो दैट इज जो चेंज है, दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन. उसके हमने स्टेजेस देखे थे. फर्स्ट स्टेज क्या था? સેન્સરી મોટર સ્ટેજ. सेंसरी मोटर स्टेज. एज ग्रुप इज बर्थ टू 2 years. इसमें जो जो डेवलपमेंट है क्या है? पहले सिर्फ रिफ्लेक्सेस थे. रिफ्लेक्सेस में से अब पेशेंट इमेजिनेशन को यूज करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में. फिर सेंसिस एंड मोटर का भी यूज करेगा पेशेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. अभी जो इन्फर्ट और टॉडलर है वो रियलिटी के बारे में समझेंगे कि रियलिटी कैसे वर्क करती है. और इनके लिए, इन्फर्ट एंड टॉडलर के लिए क्या है? जितना उनके विजुअल फील्ड में है उतना ही एग्जिस्ट करता है, उसके बाहर का एग्जिस्ट नहीं करेगा. प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द सेकेंड स्टेज. एज ग्रुप इज 2 to 7 years. 2 to 7 years. अभी ये बच्चा 2 से 7 साल में उतना सीख सकता है कि व्हाट इज पास्ट, व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज फ्यूचर. उसको इतना कॉन्सेप्ट है, इतना आइडिया है कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है. और अभी पहले उसकी क्या थी? सिर्फ सेंसेस और मोमेंट यूज करता था, सेंसेशन एंड मोमेंट्स का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करता था. नाउ वो प्री लॉजिकल थिंकिंग का यूज करेगा टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. उतना याद रखना है कि सेंसरी मोटर में सेंसेस एंड मोमेंट यूज कर रहा था. देन सेकेंड स्टेज वाज प्री. कौन सा स्टेज था सेकेंड स्टेज? व्हाट इज द सेकेंड स्टेज? आई हैव जस्ट टोल्ड यू. Pre-operational. हाँ, प्री ऑपरेशनल. तो उतना याद रखें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो चाइल्ड की थिंकिंग कैसी होगी? प्री लॉजिकल थिंकिंग. वो चाइल्ड ईगो सेंट्रिक होगा एंड वो सारे कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएगा. तो उसको समझाने के लिए आपको क्या करना होगा? कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देने होंगे. नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 years. अभी वो चाइल्ड कैसा है कि वो क्लासिफाई भी कर सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है एंड फैक्ट्स भी सॉर्ट आउट कर पाएगा. अभी उसके आगे के स्टेज में कैसी थी? उसकी प्री लॉजिकल थिंकिंग थी. अब उसकी थिंकिंग कैसी हो गई है? लॉजिक हो गई है. अभी वो लॉजिकल थिंकिंग यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी. अभी वो लेस इगोसेंट्रिक होगा एंड वो सोचेगा कि अदर्स ये सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. वो 11 ईयर्स से एडल्टहुड तक होता है. नाउ वो एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली थिंक कर पाएगा. इसमें उसने लॉजिक यूज करना स्टार्ट किया था. इस स्टेज में क्या होगा? लॉजिक थिंकिंग एक्सपांड होगी. उसकी जो लॉजिक यूज करना उसने स्टार्ट किया था, नाउ इट विल एक्सपांड एंड उससे वो एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएगा यूजिंग द लॉजिकल, एक्सपांडेड लॉजिकल थिंकिंग. Understood about this? Yes or no? યસ મેમ. Yes. So this is the end of the chapter. आज हमने दो साइंटिस्ट की दो थियोरी पढ़ी है. You have to read this and you have to make the notes कि each stage सारे साइंटिस्ट की थियोरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेजेस होंगे, उसके नाम आपको पता होने चाहिए. See you tomorrow at 9 AM.
थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.